अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। आई होप सो आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा होगा। नॉवल बहुत लॉन्ग है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बीच में भी बता दिया था, अब भी बता रही हूँ। नॉवल बहुत लॉन्ग है और अभी तो आधा हुआ है, अभी आधा और थोड़ा बाकी है, फिर नॉवल एंड हो जाएगा। और मेरे अब तक का ये सबसे लॉन्ग नॉवल है। जब से मैंने नॉवल पढ़ना स्टार्ट किया है, ये मेरा अब तक का बहुत लॉन्ग नॉवल है। 16-17 एपिसोड्स में, 15 में, ऐसे में एंड हो चुके थे कितने सारे नॉवल, लेकिन ये एक पहला ऐसा नॉवल है जो ये मेरे बहुत आगे जा रहा है ये। लेकिन इंटरेस्टिंग है नॉवल, अच्छा लगा है। कुछ अच्छी स्टोरीज़ है, सब कपल्स है इसमें, सबके एक स्टोरी है, तो लॉन्ग तो होगा ही नॉवल, क्योंकि एक कपल्स के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो इस हिसाब से तो आपको नॉवल अच्छा लग रहा है, बस वो एंड हो जाएगा, जब होना है हो जाएगा। आप बस इंजॉय करें, मैं भी पढ़ के इंजॉय करती हूँ। बस आप लोग इंजॉय करते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से चैनल भी सब्सक्राइब किए। बहुत लोग ऐसे हैं जो चैनल बिना सब्सक्राइब के सुन रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। नॉवल ऐसे मत सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी ढेरों 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 कमेंट्स करते रहे और राय बताते रहे कैसा लग रहा है नॉवल। वैसे आप लोग तो आज बहुत अच्छे से रिस्पांस देते हो, उन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। जो लोग बिल्कुल नहीं कुछ बोल रहे, सिर्फ चुपचाप सुन सुन के चले जाते हैं, वो भी अपनी राय आके देते रहे और बताएं आपको नॉवल कैसा लग रहा है, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती जाएगी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सबको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलो फिर बहुत इंजॉय से मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो अभी ज़्यादा बक बक ना करते हुए मैं करती हूँ नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है जानी तमन्ना बाय अली शेर खान, एपिसोड 23। बहू को कब ला रहे हो हवेली बरखुरदार। इस वक्त शाह हवेली में तमाम लोग नाश्ते में मसरूफ़ थे जब दाजी अज़म शाह से मुखातिब हुए थे, जो संजीदगी से प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। दाजी के इस अचानक मुद्दे पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद हवेली के तमाम मकीनों की नज़रों का मरकज़ अज़म शाह बना था। एज़ल शाह और अजमेर शाह के अलावा तकरीबन सभी डाइनिंग रूम में मौजूद थे। काजिम शाह अब अपने तौर पर एज़ल का ख्याल रख रहा था। वो चाहे इसे मुंह नहीं लगा रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए इसका ख्याल रख रहा था। इसका सुबह का नाश्ता भी वो ऊपर पहुंचा चुका था। दादी क्या बात कर रहे हैं, इससे पूछिए। छुप के निकाह तो तुम कर चुके हो, अब छुप के रुखसती किस रोज़ कर रहे हो, हमें कोई हिंट ही दे दे। अज़म शाह के बोलने से पहले ही ज़ोरी शाह अपनी मुस्कुराहट छुपाता संजीदगी से बोलते हुए चाय के घुट भर रहा था। ज़ोरी शाह के इस कदर बेबाक बात का मतलब समझते सबके चेहरे सुर्ख पड़े थे। अज़म शाह ने जब से ज़ोरी शाह की तरफ देखा, जो कल से इसके नाक में दम कर रहा था। आपने फौज में भर्ती होने से पहले हमें कोई हिंट दिया था जो मैं आपकी अपनी रुखसती का हिंट दूं? जिस तरह से आपने मेजर के ओहदे पर फाइज होकर सब पर बम फोड़ा था, मैं भी सोच रहा हूँ एक ही दफ़ा बाप के ओहदे पर फाइज होकर आप सबको डायरेक्ट अकीके पर इनवाइट करूँ। अज़म शाह ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उलझा कर टेबल पर थोड़ा झुकते हुए ज़ोरी शाह को टक्कर का बेबाकी से जवाब देते हुए इसे आंख विंकी थी। अज़म शाह के जवाब पर पानी पीते हुए काजिम शाह को अछूका लगा, जबकि अहान शाह ने निचला लब दांतों में दबाते इन्हें सुबह सुबह बेइज्जती पर उतरते देखा था। बाकी सबके चेहरे पहले से ज़्यादा सुर्ख हुए थे। दादी बात शुरू करने पर पछताए थे। नहीं बेटा, तू हमें अपनी गोल्डन नाइट। अभी ज़ोरी शाह सबकी मौजूदगी फरामोश करता व मज़ीद कुछ बोलता, जब इसके दाएं तरफ बैठे अहान शाह ने इनसे सबकी मौजूदगी का एहसास करवाने की गर से इसके लबों पर हौले से मुक्का जड़ा था। मराशा कब से इसके पैर पर अपना नाजुक पैर मारती उसे होश दिलवा रही थी, लेकिन नहीं, उसे होश अहान शाह के मुक्के पर ही आनी थी। बाप दादा को अपनी तरफ घूरता पाकर ज़ोरी शाह खास्ता व अपनी ज़बान को ब्रेक लगा गया। गोल्डन नाइट, वो गुजरी नाइट भूल जाऊं वही काफ़ी है। अज़म शाह इस रात के मनाजिर और जायशा खान के अल्फाज याद करता, दिल में खुद से मुखातिब होते अपने गहने शहद रंग बालों में हाथ फेरता आंखें घुमा गया। मुझे लगता है ये दो बंदे हमारी हवेली का माहौल ख़राब करेंगे, इन्हें रुखसती की अशद ज़रूरत है, इस नेक काम में मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। काजिम शाह अपने चेहरे के तासरात संजीदा बनाता अज़म शाह और ज़ोरी शाह की तरफ देखता दाजी से मुखातिब हुआ था। सही बोला लाला, नेक काम में देरी कैसी। अभी दाजी को कोई जवाब देते, जब ज़ोरी शाह ने अपने लाला की इतनी प्यारी बात पर बेहद एक्साइटेड अंदाज में जवाब दिया था। मरा शाह कानों की लो तक सुर पड़ी थी। हारून शाह का दिल किया कि शीशे का गिलास उठाकर अपने इस बेबाक औलाद के सर पर मारकर इसके पीस पीस कर दे।
अगले हफ्ते छोटे शाह के ससुराल वालों से बात करने। दाजी ने अभी बोलना ही शुरू किया था जब अर्जम शाह ने उनकी बात काटी थी। मुझे अभी रुखसती नहीं करवानी, मुझे अभी इस मामले से दूर रखें, वह संजीदगी से बोला था। लहजा हतमी था। दाजी आप अपनी बात मुकम्मल करें यार, मैं जानता हूँ इसे अभी रुखसती नहीं करवानी, क्योंकि ये अभी हम सब के बच्चों के साथ खेलना चाहता है, इसीलिए इसे अपनी बात से माइनस करके जल्दी से मुद्दे पर आए। जोरी शाह अपने हाथ में पकड़ा चाय का मग टेबल पर रखकर चुटकी बजाता हुआ बेताबी से बोला था। वह इस वक्त कहीं से भी मेजर नहीं लग रहा था। इसकी बेताबी पर सब ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी, जबकि अर्जम शाह ने सर झटका था। हम सोच रहे हैं अगले महीने के आखिर में तुम्हारी रुखसती का नेक काम अंजाम दिया जाए, क्या ख्याल है सबका? दाजी पोते की बेताबी पर मध्यम आवाज में हंसते हुए हारून शाह और दरियाब शाह को देखकर गोया हुए। तकरीबन 10 दिन तो अजमेर शाह की पैदाइश को गुजर चुके थे। मजीद 1 महीने में अजल शाह का छिल्ला भी खत्म हो जाना था। इस लिहाज से अगला महीना जोरी शाह की शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दाजी सबसे क्या पूछ रहे हैं, ये सब तो रुखसती कर चुके, अब इन सब की राय लेकर रंग में भंग डालने का फायदा? जोरी शाह मुंह बनाकर बोला। मराद शाह ने सुर्ख गालों से नजरें झुकाते हुए अपने साथ बैठे जोरी शाह की चौड़ी पुष्प पर जोर से चुटकी काटी थी। जोरी शाह ने लब दबाते हुए अपनी करहा रोकी थी, क्योंकि उसकी शहजादी हमेशा की तरह जालिम हसीना साबित हुई थी। आहन शाह जो इस सारे मामले से ला ताल्लुक बना हुआ था, इसकी बेताबी पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट इसके लबों को छू रही थी, वरना वो इससे नाराज सा घूम रहा था, जो इसकी बीवी को तलाश करने की बजाय अपनी रुखसती का टाका फिट कर रहा था। हमसे ना सही अपने होने वाले ससुर से ही पूछ लो, क्या वो अपने रिस्क पर तुम्हें अपनी बेटी सौंपना चाहता है? कौन जाने वो तुम जैसे दामाद से अल्लाह से पनाह मांगता बाइकआउट करना चाहता हो। हारून शाह इस्तेहाज़ी अंदाज में सर झटकते हुए जोरी शाह से मुखातिब हुए थे। अर्जम शाह का कहका बेसाख्ता था, जिसने जोरी शाह को जला के राख किया था। ससुर के जिक्र पर जोरी शाह ने अपनी आंखें घुमाई थी। वो जावियार शाह से कम ही मुखातिब होता था। वो इस इंसान को आज भी दिल से माफ़ नहीं कर पाता था। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी को अगर कोई इतना चाह सकता है तो सिर्फ आप ही का सपूत है, इसकी अमानत है, जब चाहे ले ले, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? अच्छी बात है, अगले महीने के आखिर में हवेली में कोई खुशी की तकरीब आएगी। जावियार शाह नरम सी मुस्कुराहट के साथ हारून शाह को जवाब देते जोरी शाह की तरफ देखने लगे, जो पहले तो इन्हें देखने से गरीज बरतता हुआ नाक चढ़ा रहा था, लेकिन इनका जवाब सुनते ही इतरा के बाप की तरफ देखा था। सब अगले महीने के आखिर में जोरी शाह और मराद शाह की रुखसती के लिए मुनकती होते काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। मराद शाह ने प्यार से मराद शाह को गले से लगाया। इस रोज़ अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बाद उसे प्यार से खुद ही मना चुके थे, जिस पर मराद शाह ने भी उनसे वादा किया था वो आइंदा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। दाजी ने उस दिन के बाद से दोबारा आहन शाह और मराद शाह की शादी का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो अब आहन शाह पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे। वो पहले ही इतने गमों का मारा था, वो इसके ज़ख्म हरे करने की बजाय उसे वक्त देना चाहते थे। कुछ दिन गुजर चुके थे। आज एजल शाह के स्टिचेस ओपन हुए थे। एहतियात की वजह से उसका जख्म पहले से काफ़ी अच्छा रहा था। स्टिचेस ओपन होते हुए एजल शाह को तकलीफ़ तो हुई थी, लेकिन ये तकलीफ़ इस तकलीफ़ के मुकाबले में बहुत कम थी जो इसने डिलीवरी के दौरान उठाई थी। वो अब इन तकलीफ़ को खामोशी से सह जाया करती थी, जिन पर वो पहले कभी पूरी हवेली को सर पर उठा लिया करती थी। वो पहले वाली अजल शाह रही नहीं थी। काजिम शाह ने इन दिनों इसका इतना ख्याल रखा था। वह इससे मुखातिब होने के बजाय अपने बेटे में मगन रहता, बार बार इसका लिबास तब्दील करके उसे तैयार करती रहती, इसके छोटे छोटे हाथों पैरों के साथ खेलती रहती। काजिम शाह इसके इन आयाम खास के गुजरने का इंतज़ार करता, खुद भी खामोश था। वह इसके लिए काफ़ी कैरिंग साबित हो रहा था, लेकिन जब वो खामोश थी तो वो फजूल का बोल कर क्या करता। कभी कभी अगर वो इसे मुखातिब कर लेता तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दिया करती। आज इसके स्टिचेस ओपन करवाने के बाद से वो इसे इसी दिन की तरह अपनी गोद में उठाए गाड़ी तक ले आया था। इसे अजल शाह की हर तकलीफ अब यूँ महसूस होती थी जैसे इसे खुद को हो रही हो। हवेली पहुँचते ही अजल शाह अपनी साइड का दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन वो इसकी कोशिश नाकाम बनाता नॉर्मल अंदाज में उसे गोद में उठाए गाड़ी से निकला था। इसने कितने दिनों से इसे फासला बनाया था। हाँ, इसके पास जिद से सो जाया करता था, लेकिन अब अपने लब इसने कंट्रोल में रखे हुए थे, जो हर वक्त कोई ना कोई गुस्ताखी करते रहते थे। सिर्फ रात में इसके पास सोने के अलावा वो इसके करीब नहीं आता था, क्योंकि इससे ज़्यादा वो इसे अपने करीब बर्दाश्त भी नहीं करती थी। अजल शाह दिल में हैरान थी कि वो इतने दिनों से पहले वाले मूड में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन फिर खुद ही लापरवाह बन जाया करती। आज इसके गोद में उठाने पर भी इसने कोई खास मज़ाहमत नहीं की थी। वो खामोशी से नज़रें झुकाई रही। पैन तो नहीं हो रहा?
सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में दाखिल होते काजिम शाह ने संजीदगी से अफजल शाह को मुखातिब किया। वो इसके मुखातिब करने पर चौंकी। वो काफ़ी दिन बाद इसे मुखातिब कर रहा था, यहाँ तक कि सुबह डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उसे ज़ोहरा मॉम ने ही बोला था, जिस पर वो खामोशी से तैयार हो गई, क्योंकि इन स्टिचेस से वो खुद भी तंग आ चुकी थी। नहीं, अजमीर ला दे, वो मध्यम आवाज़ में संजीदगी से जवाब दे रही थी। वो सुबह ही उसे सुलाकर ज़ोहरा मॉम के हवाले करने के बाद हॉस्पिटल गई थी। कुछ देर नीचे ही रहने दो, तुम्हें देखते ही इसकी भूख जाग जाती है। वैसे बेड पर लिटा था, जो मायने अंदाज में गोया हुआ। अफजल शाह के गाल गुलाबी हुए थे, लेकिन चेहरा सपाट था। अजमीर चाहिए। अफजल शाह ने नज़रें झुकाए संजीदगी से अपनी बात पर जोर दिया। वो इस वक्त ग्रे खुली सी फ्रॉक में मलबूस, खुद पर सफ़ेद स्टाइलिश सी चादर ओढ़े हुए थी। ये सारी इसकी नई शॉपिंग थी जो काजिम शाह ने खुद की थी। पुराने कपड़ों के साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आया था, इसीलिए वो इन्हें पहनने की बजाय मजबूरी में इसके लाए गए कपड़े पहन लिया करती थी। सब्र रखो, अभी मॉम ले आएगी उसे, मैं बात ले लूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। वो अपनी जेब से फ़ोन, वॉलेट और गाड़ी की चाबियां निकाल कर साइड टेबल पर रखता अलमारी की तरफ बढ़ा ही था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। अफजल शाह की नज़रें बेसाख्ता साइड टेबल पर इसके बजते फ़ोन की तरफ उठी। महरीन कॉलिंग लिखा देखकर वो कशमकश का शिकार हुई थी, लेकिन फिर अपनी नज़रों का जाविया बदलती अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझा कर मोड़ने लगी। अपना फ़ोन रिंग होते देखकर वो अलमारी की तरफ जाने की बजाय रुख मोड़ता हुआ साइड टेबल की तरफ बढ़ गया। वालेकुम अस्सलाम जी, फ़ोन यस करके कान को लगाता काजिम शाह सलाम का जवाब देते हुए कमरे के टेरिस की तरफ बढ़ा। इसे कमरे में बात करने की बजाय टेरिस की तरफ जाते देखकर अफजल शाह का दिल अजीब सा हुआ था। इसे शायद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स इग्नोर करती अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। 10 मिनट गुजर चुके थे, वो अभी तक कॉल पर मसरूफ़ था। इसकी और इस महरीन की ऐसी कौन सी बातें थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी? अफजल शाह ने बेसाख्ता दिल में सोचा था, लेकिन फिर लापरवाह बनती सर झटक गई। कोई 12वीं मिनट पर वो कमरे में वापस आया था। वो फिर से साइड टेबल पर फ़ोन रखने वाला था जब वो एक दफ़ा फिर से रिंग हुआ। फ़ोन पर फिर से महरीन कॉलिंग देखकर अफजल शाह ने अपना निचला लब दांतों तले दबाया। मैं आता हूँ, फिर मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। काजिम शाह फ़ोन कान से लगाए मतवाज़न लहजे में बोलता अब अलमारी से ब्लू 3 पीस निकाल रहा था। दूसरी तरफ से शायद इसकी बात से इत्तफाक किया गया था, जो वो सर को खम देकर फ़ोन बंद करता सोफे पर फेंक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैं आता हूँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये जुमला बार बार अफजल शाह को अपने दिमाग में खलबली मचाता हुआ महसूस हो रहा था। वो लाख चाहकर भी वो काजिम शाह से लापरवाह रहे। ना जाने क्यों आज वो बार बार इसकी तरफ मतवजा रही। वो 10 मिनट में बात लेकर वापस कमरे में मौजूद था। वो इस वक्त सिर्फ ब्लू पैंट में था। अपने दूधिया सफ़ेद चौड़े सीने को तौलिए से रगड़ता वो तेज़ी से आईने के सामने आके खड़ा हुआ। गोल्डन बाल जिनसे पानी की बूंदें टपकती हुई इसके चेहरे को भिगो रही थी। हेयर ड्राई उठाकर बाल खुश करने के बाद वो वाइट ड्रेस शर्ट उठाकर पहनने लगा। अफजल शाह की नज़रें बार बार भटक कर इसके चौड़े सीने पर टिक रही थी। वो इसे आज काफ़ी दिनों बाद शर्टलेस देख रही थी। वो शर्टलेस सोता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी यह आदत भी जैसे भूल चुका था। इसमें इन तब्दीलियों को अफजल शाह आज बारीकी से नोट कर रही थी। ढीली से टाई लगाकर ब्लू कोट पहनने के बाद वो खुद पर परफ्यूम अच्छा खासा छिड़काव करता अब दूधिया सफ़ेद पैरों में चमचमाते शूज़ पहन रहा था। फ़ोन एक दफ़ा फिर से रिंग हुआ। जैसे ही फ़ोन रिंग हुआ अफजल शाह वैसे ही इसकी तरफ मतवजा हुई। दूर से वो कॉल करने वाली को नहीं देख सकती थी, लेकिन इसे जैसे यकीन हो चला था कि फ़ोन करने वाली फिर से वो चुड़ैल ही होगी। अरे नहीं यार, बस हो गई तैयारी, निकल रहा हूँ। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या बोला गया जो काजिम शाह का कहका लगाकर जवाब देने की ज़रूरत पड़ी थी। इसके मुंह से यार लफ्ज़ तो चुभा था, कहका इससे कई ज़्यादा बुरा लगा था अफजल शाह को। वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो इसे फरामोश होता आखिर कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। क्या वो इतनी खुशी से ऑफिस जा रहा था? इतना नक्सक तैयार होकर इसने ऑफिस में कदम रखना था? अफजल शाह ने शक्की बीवियों की तरह सोचा था। वो इस वक्त ये भूल चुकी थी कि वो हर रोज़ यूं ही ऑफिस जाता है। नहीं, ब्लू पहना है तुमने? दूसरी तरफ से शायद इसके लिबास का रंग पूछा गया था, जिस पर वो अपना बताने के बाद अब इसका भी इस्तफसार कर रहा था। ब्लैक, नॉट बैड। दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने शायद ब्लैक पहना था, जिस पर वो मुस्कुरा कर जवाब देता अब एक आखिरी बार खुद को आईने में दिख रहा था। अच्छा चलो फिर आता हूँ, फ़ोन रखो। काजिम शाह फ़ोन करने के बाद अपना कॉलर ठीक करता साइड टेबल की तरफ बढ़ा था ताकि अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठा सके। काजिम शाह बिना कुछ बोले हुए वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर अभी मुड़ा ही था जब अफजल शाह अपने पेट पर हाथ रखती कर आई थी। काजिम शाह ने फ़ौरन से पहले अपना चेहरा मोड़ते हुए से दिखा था। क्या हुआ?
वो फिक्रमंदी से थोड़ा झुककर इस्तेसार करने लगा। इसके झुकने पर इसके वजूद से उठती तेज़ परफ्यूम की खुशबू अज़ल शाह को अपने हवासों पर छाती महसूस हो रही थी। ये खुशबू किसी को भी अपनी तरफ मतवजा कर सकती थी। कुछ नहीं, आप जाए अपने काम से जहाँ जा रहे थे। इसके इफ्तिसार करने पर अज़ल शाह उसे जैसे काट खाने को दौड़ी थी। चेहरा बेतासिर था, लेकिन लहजे में बेहद गुस्से की रमक थी। काजिम शाह उसके गुस्सीले लहजे पे हैरान हुआ। यू ओके? वो एक दफ़ा फिर से फिक्रमंदी से इफ्तिसार करता इसके पेट की तरफ देखने लगा, जहाँ इसने कराह भरते हुए हाथ रखा था। वो समझ ना सका इसने कराह क्यों भरी है। मैंने बोला ना, ठीक हूँ, आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, वे एक लफ्ज़ चबा के बोली। काजिम शाह इतना इसे गुस्से पर हैरान नहीं हुआ था जितना इसके जवाब देने पर हुआ था। वो तो इसे जवाब नहीं दिया करती थी, सिवाय सर हाँ या ना में हिलाए। वो इसे मुखातिब ही नहीं होती थी, तो फिर आज क्यों इस पर एहसान करती, इसकी हर बात का जवाब दे रही थी। ओके, आई थिंक तुम्हें अजमेर की ज़रूरत है, मैं मॉम को बोलता हूँ ऊपर भिजवा दे। वो कंधे उचकाकर नरमी से बोलता मुड़ गया। इसके यूं मुड़ जाने पर अज़ल शाह आंखें भीगी थी। वो खुद भी अपनी आंखें भीगने पर हैरान हुई थी, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देने लगी। आज मेरे स्टिचेस ओपन हुए ना, बस इसीलिए शायद रोना आ रहा है। लेकिन जब तसल्ली ना हुई तो गहरे गहरे सांस भर कर आंसू रोकने लगी। वो बिना कोई भी जसारत या गुस्ताखी के ऑफिस के लिए निकला था। वो पिछले दिनों से इतना बदला बदला क्यों था? पहले तो उठते बैठते उसे रोमांस झाड़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी, अब ऐसा क्या हुआ था? हाँ, मुझे अजमेर की ज़रूरत है, इन्हें महरीन की ज़रूरत है। कौन जाने बाहर क्या गुल खिलाते फिर रहे होंगे। अब तो घर वाली बच्चा पैदा कर चुकी है, अब क्यों मुझ में कुछ नजर आएगा? इसे कंधे उचकाकर कमरे से बाहर निकलते देखकर अज़ल शाह आरजू पर फिसलते आंसू को बेदर्दी से रगड़ के साफ करती खुद से मुखातिब हुई थी। मेरी बला से जहाँ भी जाए, मुझे क्या? आंखों से फिर से भीगते देखकर वो इन्हें गुस्से से पोंछती खुद से मुखातिब हुई। वो अब खुद को अजमेर का इंतज़ार करने में मसरूफ़ कर गई। मीटिंग तो अच्छी हो गई, मुझे 100% यकीन है ये प्रोजेक्ट हमारा ही होगा। माहिर जैदी मुस्कुरा कर बोलता हुआ काजिम शाह के हम कदम चलते इसके ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। होप सो। काजिम शाह भी मद्दम सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात की तायद करता ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वह अब अपने बाप का बिजनेस नहीं करता था। इसने इन 15 से 16 दिनों में अपना बिजनेस पाकिस्तान में सेट करते सारे पुराने स्टाफ को हायर किया था। महरीन कयानी इसके असिस्टेंट थी, जो इसे सुबह फ़ोन करती इसकी मीटिंग्स की डिटेल दे रही थी। काजिम शाह और माहिर यूनी फ्रेंड थे। आज वो दोनों काफ़ी वक्त बाद मिल रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप करने वाले थे। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था। इस प्रोजेक्ट पर वो पिछले एक हफ्ते से काम कर रहे थे। एक ये भी वजह थी कि काजिम शाह हवेली में ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था। अच्छा, ये बिजनेस की बातें तो चलती रहेगी, और बता, शादी के बाद वाली ज़िंदगी कैसी चल रही है? दिन में कितनी दफ़ा भाभी से पिटाई करवाता है? ब्लैक 3 पीस में मलबूस माहिर जैदी उसे छेड़ता हुआ कुर्सी पर बरजुमान हुआ था। काजिम शाह जो अपना ब्लू कोट उतार कर हैंग कर रहा था, माहिर जैदी के अल्फाज पर इसने आईब्रो झुकाते हुए इसकी तरफ देखा था। तुझे क्या लगता है मेरी बीवी मेरे जैसे रोमांटिक इंसान की पिटाई करने की हिम्मत रख सकती है? काजिम शाह सर झटक कर बोलता हुआ अब अपनी वाइट शर्ट के स्लीवलेस कोहनियों तक फोल्ड कर रहा था। जब तुझ जैसे बुलडोज़र को झेल सकती है तो कोई वही नहीं है कि पिटाई भी कर देती हो। माहिर जैदी कहका लगा कर बोलता वैसे आंख विंग कर गया। अंदाज दो मायने था। इसकी बात का मतलब समझते हुए काजिम शाह के लबों को मध्यम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। फिर इसे याद आया था वो सुबह सुबह गुस्से में थी। वह जब तक माहिर जैदी से फ़ोन पर बात करता रहा था वो महसूस कर रहा था वो काफ़ी गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन वो इसके घूरने की वजह अभी तक नहीं समझ पाया था। बेटे की सुना मसरूफियत की वजह से उसके अकीके पर नहीं आ सका। कोई तस्वीर ही दिखा दे मेरे भतीजे की। उसे मबहम अंदाज में मुस्कुराते देखकर माहिर जैदी मजीद गोया हुआ। वो दूसरे शहर का रिहायशी था, इसलिए यहाँ इस्लामाबाद आना कम ही होता था। अफलातून बोल इसे, इस दुनिया में आते ही मेरी चीज़ों पर कब्जा जमा कर बैठ गया है। काजिम शाह के घुमा कर बोलता अपना फ़ोन खोलकर अजमेर की तस्वीर वाला एल्बम ओपन कर रहा था। वह हर रोज़ इसकी ढेरों तस्वीर ले लिया करता था। अब तो इसके फ़ोन में इससे ज़्यादा तस्वीर अजमेर शाह की थी। काजिम शाह अपनी तस्वीर बहुत कम बनाता था, लेकिन बेटे के लिए एक मोमेंट की तस्वीर बनाने से वो खुद को रोक नहीं पाता था। ये तेरा बेटा है? गोल मटोल खूबसूरत से अजमेर शाह की तस्वीर देखता माहिर जैदी अपने चेहरे पर मसनूई हैरत के तासिरात सजा के बोला था। हाँ, बदकिस्मती खुशकिस्मती से ये अफलातून चीज़ मेरी ही औलाद है। काजिम शाह अफसोस से बोलता हुआ अजमेर शाह की मजीद तस्वीर उसे दिखा रहा था। ज़्यादा तस्वीर में वो अपनी गोल्डन बड़ी बड़ी आंखें फैलाता इसे घूर रहा था या फिर खिलाते हुए मुंह में उंगली डाल रहा था। नहीं, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता, माहिर जैदी ड्रामेटिक अंदाज में बोला।
दिमाग सटिया तो नहीं गया अब तेरा? ये मेरा ज़ाती बेटा है, मेरा मीर। काजिम शाह अपने बेटे की तस्वीर जान मारने वाले अंदाज में दिखाता पॉजिटिव अंदाज में बोला था, अगर तो ये वाकई ही तेरा बेटा है तो तू अपने जुमले की दरजगी कर ले। बदकिस्मती से तो तू अपने मासूम और क्यूट बेटे का अफलातून बाप है, वरना ये बच्चा तो मुझे किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा और किसी भी एंगल से तुझसे नहीं मिलता। इसे बच्चों की तरह पॉजिटिव होते देखकर माहिर जैदी अपना लब दबाए उसे मजीद छेड़ने लगा। वॉट, ये और फरिश्ता? बस तू एक दिन इस बच्चे के साथ गुजार ले, ये तुझे फरिश्ते और डेविल में वाज़े फ़र्क समझा देगा। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि इसका एक एक नक्श मुझसे मिलता है। मेरी ट्यूब कॉपी है मेरा बेटा, अभी जाते हुए अपनी आंखों का इलाज करता जाइए। काजिम शाह को खुद समझ नहीं आ रही थी वो अपने बेटे की तारीफ़ करे या उसकी चुगलियाँ लगाए जो इसकी खूबसूरत बीवी पर पूरा कब्जा जमाए हुए था। यार मासूम सा तो है, मुझे दे दे अगर नहीं चाहिए तो। माहिर जैदी मुस्कुराकर बोलता हुआ मीर शाह की तस्वीर जूम करके देखता काजिम शाह को छेड़ते हुए बोला था, क्यों नहीं चाहिए? ये तो जान है मेरी, और तू मेरे बेटे से अपनी गंदी नज़रें हटा, इसे नज़र ना लगा दी। काजिम शाह इसके मुद्दे पर अपनी आंखें फैलाकर बोलता इसके हाथ से अपना फ़ोन छीन गया। माहिर जैदी का कहका बुलंद हुआ था, बेटा ना हो गया महबूबा हो गई, जिसके लिए इतना पॉजिटिव हो रहा है। माहिर जैदी हंसते हुए बोला, एक औलाद है मेरी, पॉजिटिव होना तो बनता है। काजिम शाह अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने तस्वीर देखता माहिर को बोला था, वो खुद भी नहीं जानता था वो अपने बेटे से किस कदर प्यार करता था। तो क्या मतलब सारी ज़िंदगी एक ही रखने का इरादा है? माहिर जैदी ने टुकड़ा लगाया था, वो तेरा सादतमंद बेटा था जो तेरे दूसरे बेटे पर खामोशी इख्तियार कर गया, मेरे वाला गंजा हैंडसम। उसने ये दिल में बोला है, ठीक है, तो मुझे अपनी माँ के करीब बर्दाश्त नहीं करता, दूसरे बहन भाई खाक बर्दाश्त करेगा और इसे पूरा यकीन है वो इन्हें उठाकर हवेली से बाहर फेंकेगा। काजिम शाह गहरी सांस भर कर बोलता इसे हकीकत बता रहा था जिस पर माहिर जैदी का पहले से भी ज़्यादा कहका बुलंद ऑफिस की ज़ीनत बना था। मज़ीद 20 दिनों बाद, चलिए अभी बस बहुत हो गया, हद होती है इंतज़ार की भी। इसे क्या लगता है हम इसके बगैर शॉपिंग पर नहीं जा सकेंगे? मराज शाह जो कब से फ़ोन पर मसरूफ़ अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी, दोपहर के 4 बजते देखकर वो गुस्से से बोलती हुई सोफे से खड़ी हुई थी। वो इस वक्त लाइट ब्लू खूबसूरत से ब्रांडेड लॉन ड्रेस में मलबूस, पैरों पर सिंपल सी फ्लैट पहने, हाथ में छोटा सा ब्रांडेड बैग पकड़े हुए थी। वो एक पूरे हफ्ते से जोरिशा के पीछे शॉपिंग के लिए जलील हो रही थी, जो हर रोज़ अपने काम में मसरूफियत की वजह से उसे रात में सॉरी कर देता था। लेकिन आज तो इतवार थी, आज तो इसका हवेली होना बनता था। 5 बजे तक वेट कर लो जानी, आ जाएगा। उसे गुस्से में आते देखकर मेहराल शाह नरमी से बोलती फिर से अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। वो दोनों जोरिशा का इंतज़ार कर रही थी। आप उठ रही हैं या मैं अकेली चली जाऊं? मराज शाह इसके जवाब पर झुंझलाते हुए बोली थी। वह इस वक्त जोरिशा पर अच्छा खासा तपी हुई थी। अच्छा यार वेट कर, मैं रूम से बैग लेकर आती हूँ। इसके ज़िद्दी अंदाज पर महराल शाह हार मानती हुई सोफे से उठकर कमरे की तरफ बढ़ी थी। कुछ ही देर में अपना बैग और ग्लासेस लिए वो इसके साथ ही हवेली से निकलती पोर्च की तरफ बढ़ गई। वो दोनों अभी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जब इन्हें ब्लैक पैंट पर ब्लू जैकेट शर्ट पहने जोरिशा अपनी तरफ आता दिखाई दिया था। कहाँ? इन दोनों को गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर जोरिशा अपने सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर गर्मी की वजह से आता पसीना टिश्यू से साफ करता है इनसे एब्रुजका के इस्तफसार करने लगा। वो दोनों कहाँ जा रही है? मराज शाह से कोई भी जवाब दिए बिना आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि महराल शाह ने बड़े होने का रौब झाड़ते हुए इसके सिर पर चित लगाई थी। अकल इस्तेमाल करो अपनी, कहाँ जाना था आज? घुटनों तो कांते लाइट ब्राउन स्टाइलिश से कुर्ते के नीचे स्किन पैंट पहन के तीनों तक फोल्ड किए। महराल शाह दांत किचकिचा कर बोलती अपनी आंखों से ब्राउन चश्मा हटाती उसे घूरने लगी। फिलहाल तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार, आप ही बहुत गर्मी है, रात से नींद भी पूरी नहीं हुई। आप ही बताए कहाँ जाना है था आज? क्या किसी दोस्त के साथ लंच करने जा रही है दोनों? जोरिशा एक नज़र रुख मोड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलती गुस्से से सुर्ख पड़ती मराज शाह को देखने के बाद महराल शाह की तरफ देखता मासूमियत सी हरी आंखें टिपटिपा कर बोला,
जिस रुखसती के लिए तुमने उधम मचाया हुआ था, बस उसी की शॉपिंग पर जाना था। लेकिन अब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर अपनी नींदें पूरी करो, हम दोनों खुद ही शॉपिंग कर लेंगे। मेहराल शाह दांत पीस कर बोलती अपनी आंखों पर चश्मा लग चढ़ाती मरा शाह की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जोरी शाह ने निचला लब दांतों में दबाते अपने भूरे बालों में हाथ फेरते फिर से मरा शाह की तरफ देखा, जो खुद ड्राइव करने की बजाय मेहराल शाह को गाड़ी की चाबी कैच करवाती पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ रही थी। इस दौरान इसने जोरी शाह को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया था। लाया पी, मैं ड्राइव करता हूँ। बीवी का खराब मूड देखकर थकावट से चूर जोरी शाह गहरी सांस भरकर इनके नज़दीक आता मेहराल शाह से चाबी मांगने लगा। मेहराल शाह जो ड्राइविंग सीट पर सवार होने वाली थी, जोरी शाह के मुद्दे पर सवालिया निगाहों से मेहराल शाह की तरफ देखा, जिसकी नाक गुस्से से शदीद सुर्ख पड़ी थी। आपी, ये मेरी गाड़ी है, आप इसकी चाबी किसी को नहीं देंगी। जिसे ड्राइव करने का इतना शौक आ रहा है वो अपनी गाड़ी ड्राइव करेगा जाके। मरा शाह एक एक लफ्ज चबाकर गुस्से से बोलती जोरी शाह से नजरें फेर गई। मामला गर्म है। मेहराल शाह ने सरगोशीनुमा आवाज़ में जोरी शाह को नाजुक हालात से आगाह किया। जोरी शाह ने कान खुजाया था। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ, आप दोनों इसी में आ जाए। वो बीबी की बात रखता नॉर्मल अंदाज में बोलते हुए पैंट की जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालने लगा। ओके। मेहराल शाह ने सर को खम देते हुए बहनोई की साइड ली थी। आप ही मुझे किसी की गाड़ी में नहीं जाना। मरा शाह गुस्से से दबी दबी आवाज़ में कर रही थी। तुम दोनों पहले सुलह सफाई कर लो, फिर मुझे शॉपिंग के लिए बुला लेना, क्योंकि इस वक्त मुझे अपना आप कबाब में हड्डी की मानीन फील हो रहा है। मेहराल शाह हाथ उठाकर बोलती गाड़ी की चाबी बोनेट पर रखती मारने ही वाली थी जब जोरी शाह जल्दी से उसे मुखातिब हुआ। आप गाड़ी में बैठे। जोरी शाह मेहराल के लिए पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा करता बोनट से गाड़ी की चाबी उठा गया। मेहराल शाह ने मरा शाह को देखकर इशारे से उसे जोरी शाह को माफ़ करने की हिदायत देते गाड़ी की पिछली सीट संभाली थी, लेकिन मरा शाह इस वक्त शदीद गुस्से में थी। वो गाड़ी में बैठने की बजाय इन दोनों को बारी बारी घूर रही थी। बैठ भी जाओ मेरी हॉट ब्यूटी। इसे ढीटियों की तरह खड़े देखता पाकर जोरी शाह निचले लब का किनारा दांतों तले दबा के गाड़ी के दरवाजे पर हाथ जमाता मरा शाह से प्यार से मुखातिब हुआ। वो इसके बेबाक अंदाज पर मरा शाह गुस्से और शर्म के मिले जुले तासरात से पहले से ज़्यादा सुर्ख पड़ी थी। जबकि गाड़ी में बैठी मेहराल शाह का कहका बुलंद हुआ था, मेरी गाड़ी की चाबी वापस करो, मैं खुद चली जाऊंगी शॉपिंग पर। मरा शाह गुस्से से पैर पटकती हुई इसके नज़दीक आकर इसके हाथ से अपनी गाड़ी की चाबी छीनने लगी। जब इससे अपना हाथ दूर करता बाएं हाथ से उसे कोहनी से थामता गाड़ी के दरवाजे को ठक से बंद करता इसके साथ लगा गया। वह इस वक्त इसके बेहद नज़दीक खड़ा था। सफ़ेद रंगत गर्मी की वजह से शदीद सुर्ख हुई पड़ी थी। भूरे फौजी कट सिल्की बाल माथे पर बिखरे बेहद दिलकश लग रहे थे। अपने सुर्ख निचले लब को दबाता वह बगौर उसका जायजा ले रहा था। मेहराल शाह के सामने इसकी इस हरकत पर मरा शाह ने अपनी आंखों को फैलाते हुए इसकी तरफ देखा था। चुपचाप गाड़ी में बैठो और हाथ बढ़ाकर इसके होठों से चमकीला सा ग्लोज साफ करता मध्यम गंभीर आवाज़ में बोला। इसके गुलाबी कटावदार लबों पर ये ग्लोज किसी को भी अपनी तरफ मतवजा कर सकता था। मरा शाह ने उसका हाथ गुस्से से अपने लबों से झटका था, जिस पर जोरी शाह ने जब से अपनी आंखें मीच कर खोली थी। मेहराल शाह इन दोनों को देखकर मध्यम सा मुस्कुराती अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। मेरी गाड़ी की चाबी मुझे हैंड ओवर करो जोरी शाह। वो गुस्से से एक एक लफ्ज़ पर जोर देती गर्राई। गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठो मिसेस जोरी शाह, वरना तुम्हारी बहन के सामने तुम्हें पूरा रास्ता अपनी गोद में बिठाकर ड्राइविंग करूँगा। और तुम जानती हो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, क्योंकि बेशर्मी के नाम पर तो मैं पहले ही मशहूर हूँ। थोड़ा सा और बदनाम हो जाऊँगा तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वह इसके बाल कानों से पीछे करके इसके सर पर दुपट्टा उड़ाता इसके कान में मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ में गोया हुआ। मर्रा शाह की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इस वक्त इसके बेहद नज़दीक खड़ा मेहराल शाह की मौजूदगी भी शायद फरामोश कर चुका था। दूर हटो और मेरी गाड़ी की चाबी पकड़ाओ मुझे। वो इसके सीने पर मुक्का जड़ती से खुद से दूर करने की कोशिश करती दबी दबी आवाज़ में गर्राई लहजा लापरवाह सा था। गाड़ी की चाबी चाहिए मेरी हॉट ब्यूटी को। मेहराल शाह को फ़ोन में मसरूफ़ देखकर जोरी शाह झुककर इसके लबों पर हौले से अपनी ज़बान फेरता मरा शाह के कान की लो दांतों में लेकर काटता गंभीरता में बोलते बिना मरा शाह के जवाब का इंतज़ार किए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर की तरफ धकेल गया। ये सब इसने अचानक से किया। मरा शाह ने खुद को गिरने से डरने से बचाने की खातिर इसकी
चेक शर्ट सीने से अपने हाथों की मुट्ठियों में थामी थी। इसके इस अंदाज पर जोरिशा ने एक हाथ स्टीयरिंग पर जबकि दूसरा हाथ ड्राइविंग सीट की पुश्त पर जमाते बमुश्किल खुद को इस पर गिरने से बचाया था। अगर इस वक्त महराल शाह गाड़ी में ना होती तो वो शायद बिना शर्म किए इस पर गिर भी जाता, क्योंकि गाड़ी कदरे कोने वाली साइड पर थी। दूर खड़े मुलाजिम इस तरफ ना देख पाते। महराल शाह के गाल सुर्ख हुए। लाइट, कैमरा, एक्शन। इन दोनों की इतनी रोमांटिक पोजीशन देखकर महराल शाह फ़ोन से नजरें हटाकर इन दोनों पर नजरें मरकूज करती, तालियां बजाते हुए कहका लगाते बोलती, इन्हें आगे का सीन चलाने का मशवरा दे रही थी। महराल शाह जो आधी पीछे की तरफ दो सीटों पर गिरी, जोरिशा की शर्ट अपने हाथ की मुट्ठियों में दबोच कर आंखें फैलाए हुए थी। महराल शाह के लुकमा देने पर सुर्खी पड़ती जोरिशा को गुस्से से घुरती हुई सीधी हुई। यूं अचानक से उठने पर इसके लब जोरिशा के सीने से टच हुए। जोरिशा की धड़कनों ने उधम मचाया। इसने इस वक्त को कोसा था जब इसने महराल शाह को गाड़ी में बैठने की ऑफर करी थी, क्योंकि अगर वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद ना होती तो महराल शाह के होठों की खैर भी ना होती। मेरी गाड़ी की चाबी दो। वो जल्दी से इसके सीने से अपना लब हटाती, गुस्से से बोलती। जोरिशा के साथ जिद लगा रही थी। वो अपनी सर को खूबसूरती से खम देता, इसकी कमर में हाथ डालकर उसे एहतियात से पैसेंजर सीट पर पटकता, एक जिस्म में ड्राइविंग सीट पर बैठकर दरवाजे को लॉक करता गाड़ी स्टार्ट कर गया। आप ही? जोरिशा की इस जबरदस्ती पर महराल शाह गुस्से से सुर्ख चेहरा लेती, जिस पर महराल शाह ने बमुश्किल अपना कहका दबाया था। तुम्हारा शौहर है, खुद ही तुम निपटो भाई। मुझे तो बस तुम दोनों की रोमांटिक शॉट लेने में मजा आता है। काफी सारे लिए हुए हैं, तुम लोगों की शादी पर गिफ्ट करूंगी। महराल शाह अपने बॉब कट बालों को जकड़ती इन दोनों पर बम फोड़ती हुई कहका लगा गई। व्हाट? जोरिशा और महराल शाह अपनी आंखें फैलाते एक साथ चिल्लाए। इन्हें यकीन नहीं था वो इन दोनों की वीडियो शूट कर रही होगी। हाँ, यस। अब ऐसा करो, अर्जम के अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी मोड़ो। जब शॉपिंग पर जा तो रहे हैं तो इन दोनों को भी साथ लेकर जाते हैं, मजा आएगा। महराल शाह एक दफा फिर से कहका लगाती बोलती हुक्मिया अंदाज में बोली थी। नॉट बैड, बस अल्लाह करे वो कंजूस शाह अपने अपार्टमेंट में मौजूद हो, जिसे दोस्तों से फुर्सत नहीं है। जोरिशा ने महराल शाह की बात पर रजामंदी दिखाई थी। महराल शाह और महराल शाह अब हफ्ते बाद जायशा खान के पास चक्कर लगाया करती थी, लेकिन आज वो 10 दिन बाद इसके पास चक्कर लगाने वाली थी। इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जायशा ज़्यादातर खामोशी से मुस्कुरा कर उन्हें सुनती रहती और वो दोनों इसे अपने लंदन के वाक़यात सुनाती रहती। वो अर्जम शाह को लेकर कुछ बेबाक टिप्स भी दे देती थी, जिन पर वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ती थी। गाड़ी की ब्रेक लगाने की देर थी जब महराल शाह ने दरवाज़ा खोलकर भागने के अंदाज में अपार्टमेंट के अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। महराल शाह जो कब से अपना रुख नाराज़गी से शीशे की तरफ मोड़े हुए थी, महराल शाह के जाते ही वो अपनी साइड का दरवाज़ा खोलने लगी। जब जोरिशा उसे अपनी तरफ खींचने की बजाय इसकी तरफ झुककर इसके होठों को अपने लबों में दबा गया, जो कब से इसका सुकून चैन लूट रहे थे। महराल शाह ने गुस्से से इसके कंधों पर नाखून गाड़ते इसे खुद से दूर करने की तगदो की थी, जिस पर वो इसके होठों को छोड़ता, अपना जिस्म ढीला छोड़ता, इसकी गर्दन में चेहरा छुपाता, दुपट्टा हटाकर इसे शिद्दत से अपने लबों से छूने लगा। जोरिशा, अगर तो तुम्हें लग रहा है मैं हर दफ़ा की तरह तुम्हारी यूं ठरक झाड़ने पर तुम्हें माफ़ कर दूंगी तो गलत फहमी है तुम्हारी। महराल शाह गर्राती हुई इसकी गर्दन में ज़ोर से अपने नाखून गाड़ गई। मेरी गलती क्या है? वो मासूमियत से इफ्तिसार करता इसके कंधे से शर्ट हटाकर अपने लबरकता पिंक स्ट्रिप में अपनी उंगलियां उलझा गया। वो इसके इस अंदाज पर शर्म और गुस्से से सुर्ख पड़ती उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ढीठ बनता इसकी स्ट्रिप को अपनी उंगलियों में मज़ीद उलझा कर इसके भीगे होठों को फिर से अपने लबों में दबा गया। महराल शाह ने गुस्से से अपनी आंखें मीच कर खोलते से अपनी पूरी कुव्वत से खुद से दूर किया था। तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी जब तुम्हारा काम है तो ये ठरक भी अपने काम के साथ जाकर झाड़ो। खबरदार जो मेरे करीब भी आए तो गर्दन तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। वो गुस्से से अपनी शहादत वाली उंगली उठाए हमेशा वाली धमकी देते अपनी गर्दन पर ठीक से दुपट्टा सेट करती गाड़ी से निकली थी। जोरिशा ने गहरी सांस भरते हुए अपना मुट्ठी भींची थी। उसे लाख दफ़ा समझाया था गुस्से में भी खुद से दूर ना झटका करे, लेकिन वो काम करती थी जिससे वो मना करता था। इसे अंदर की तरफ बढ़ते देखकर वो अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ता, तपे हुए अंदाज में गाड़ी से बाहर निकलता, दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। जायशा खान हर रोज़ की तरह लाउंज के सोफे पर बैठी तकिए को अपनी गोद में रखे इस पर ठोड़ी टिकाए ग्लास वॉल से नजर आते लॉन के मंजर को दिख रही थी। वो जानबूझकर इस ग्लास वॉल पर से पर्दा हटा देती थी, क्योंकि जब भी वो इस ग्लास वॉल से पर्दा हटाती वो कुछ ही लम्हों बाद गुस्से से तन फन करता, यहाँ तक पहुँचते अपनी पूरी फोर्स से पर्दा ठीक करता।
जायशा खान पूरे दिन में एक दफ़ा तो ऐसी हरकत ज़रूर अंजाम देती थी। वो अक्सर मगरिब के वक्त अपार्टमेंट आया करता था, वरना पूरा दिन जायशा खान बुलाई बुलाई से इस अपार्टमेंट में घूमती रहती। अर्ज़म शाह जायशा खान की इस हरकत से इतना तंग आ चुका था कि इसने मुलाजमों को सख्ती से मना किया था, इनमें से कोई भी लॉन वाली साइड पर नहीं आया करेगा। वो मुलाजमों को मना तो कर चुका था, लेकिन फिर भी इसे यूं ग्लास वॉल का पर्दा हटा कर बैठना पसंद नहीं था। वो इस रात के बाद जायशा से हम कलाम होना छोड़ चुका था। जायशा अगर जो इसे बात करने की कोशिश करती तो वो यूं नज़रअंदाज कर दिया करता जैसे इसके इर्द गिर्द कोई मौजूद ही ना हो। कभी कभार तो वो अच्छा खासा गुस्सा भी कर दिया करता था, जिस पर वो आंसू पी कर रह जाती। आज तो इतवार थी, वो इतवार में पूरा दिन अपार्टमेंट में सोकर गुजारता था। 5 बजने वाले थे, वो अभी तक सो रहा था। जायशा जानती थी वो इसे मुखातिब नहीं करेगा। नींद से बेदार होकर फ्रेश होगा, नक्सक तैयार होकर शर्ट के ऊपरी बटन खोलता, ग्लास वॉल का पर्दा ठीक करके सीटी बजाता हुआ निकल जाएगा। लेकिन वो फिर भी इसके जागने का इंतज़ार करती थी कि शायद कोई माजा हो जाए और वो इससे मुखातिब हो जाए। अर्ज़म शाह इन दोनों के दरमियान नाराज़गी मराज शाह और मेराल शाह के सामने जाहिर नहीं किया करता था। वो कोशिश करता था इन दोनों की मौजूदगी में जायशा के इर्द गिर्द कम ही मौजूद रहे, और अगर जो वो कभी इनकी मौजूदगी में इन्हें कंपनी देने बैठ जाता तो इन्हीं के साथ मुस्कुराते कहका लगा देता था। जायशा खान जब अकेली बैठ कर थक गई तो भीगी आंखों को साफ करती, नमाज पढ़ने की गर्ज से सोफे से उठ गई। वो अभी सोफे से उठी रही थी जब वो सीटी बजाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। वाइट जीन्स पर मैरून निक टी शर्ट पहने वो अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता बाहर की तरफ बढ़ने वाला था जब ग्लास वॉल का बेतरतीब पर्दा देखकर वो जब से आंखें मीच कर खोलता उसकी तरफ बढ़ा था। जायशा खान को संजीदगी से क्रॉस करके ग्लास वॉल तक आता वो गुस्से से पर्दा ठीक कर रहा था। जायशा तरसी हुई निगाह से उसकी तरफ देखने लगी। वो वी निक शर्ट में था, जिसकी वजह से सफ़ेद गर्दन में मौजूद सिल्वर चैन हमेशा की तरह अपनी झलक दिखला रही थी। मैरून रंग इसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत पर काफ़ी जच रहा था। टी शर्ट इसकी चौड़ी बॉडी बिल्डर वजूद के साथ चिपकी उसे मज़ीद खुबरू दिखा रही थी। इसके बाजू के फुले मसल्स देखकर जायशा खान ने थूक निगला था। हाय मेरा बच्चा, माँ सदके, मैं पहले ही बोल रही थी हमारा छोटा शाह आवारा गिर्द नहीं है। वो भला इतवार को आवारा गर्दी पर निकलेगा, लेकिन नहीं, मेरा कोई सुने तब ना। इन दोनों में मौजूद खामोशी को मेराल शाह की बुलंद आवाज़ ने तोड़ा था, जो थप थप करती लाउंज में दाखिल हुई। अर्ज़म शाह को अपार्टमेंट में देखकर बेहद खुशी हुई थी। जायशा खान के गले लगी थी। अब वो दोनों भी इनके साथ शॉपिंग पर जाकर इंजॉय कर सकेंगे। मेराल शाह की खुशी की इंतहा नहीं थी। अर्ज़म शाह ने चौंकते हुए मेराल शाह की तरफ देखा। आप अकेली आई हैं? वह संजीदगी से दरियाफ्त करने लगा। नहीं, लव बर्ड्स भी आए हैं। थोड़ी नाराज़गी चल रही है दोनों में। शायद मेरा बेचारा जीजू मेरी बहन को मनाने के लिए बाहर ही रुक गया है। मेराल शाह हौले से हंसती राजदारी से बोली। जायशा खान के चेहरे पर मेराल शाह को देखकर जो खुशी आई थी वो नाकाबिले बयान थी। वैसे और मरहा को देखकर यूं ही खुश होती थी। इनका रोज़ का है। अर्ज़म शाह हौले से हंसकर सर झटक कर बोलता हुआ बाहर जाने की बजाय सोफे पर बैठ गया। तुम अपना बताओ, तुम कहाँ निकल रहे हो? आवारागर्दी करने? मेराल शाह ने रौब से अर्ज़म शाह से इफ्तिसार किया था। क्यों, आपको कोई काम था मुझसे? अर्ज़म शाह ने जवाब गोल किया था। जायशा खान कुछ बोलने की बजाय खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुनने लगी। वह अर्ज़म शाह की आवाज़ ही सुनकर परसुकून हो जाया करती थी। चाहे वो इसे मुखातिब नहीं होता था, लेकिन वो इसकी आवाज़ सुन लेती थी। इसके लिए ये भी काफ़ी था। हाँ, दिल टुकड़ों में तकसीम होता था कि वो इसकी बजाय सबसे बात करता है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के लिए इतनी तकलीफ़ मंजूर थी। शॉपिंग पर चल रहे हम सब मतलब तुम दोनों भी, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए उठो। मेराल शाह ने चुटकी बजाते हुए हुक्म दिया। मैं भी? जायशा मासूमियत से अपनी सीने पर उंगली रखती मेराल शाह से इफ्तिसार करने लगी। हाँ मेरी जान, तुम भी। सिर्फ तुम ही वो वाहिद लड़की हो जिसे मैं अपने पैसों से कपड़े ले कर देती हूँ, वरना इतनी करम नवाजी तो मैं अपनी सगी बहन पर भी नहीं करती। मेराल शाह उसे साइड हक करती प्यार से बोली। उसे जायशा खान बेहद क्यूट और मासूम लगती थी, और सबसे ज़्यादा जो बात उसे अट्रैक्ट करती थी वो इसमें लड़की की झलक थी जिसके साथ इसने कभी ज्यादती की थी। इसीलिए वो हर वो कोशिश करती थी जिससे जायशा को जो खुश रखा जा सके। वो जब भी इससे मिलने आती थी इसके लिए कपड़े और दूसरे तीसरे तोहफे तहाइफ ज़रूर लाती थी। आज वो इसीलिए नहीं लाई थी
आज वो इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि वो मराशा की शादी पर उसे तमाम जोड़े अपने पैसों से दिलवाने वाली थी। मेरे पास तो वक्त नहीं है। मेरा आज दोस्तों के साथ प्लान है, आप सब एंजॉय करें। आजम शाह ने इनके साथ जाने से साफ इनकार किया था। मराशा ने उसे घूर कर देखा। अभी इन तीनों में से कोई मजीद कुछ बोलता जब मराशा मध्यम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर लॉन्च में दाखिल हुई। जायशा खान की तरफ बढ़ती इसकी गली से लगी थी। सामने से आते जोरी शाह को देखकर आजम शाह ने कनखियों से जायशा खान की तरफ देखा था, जिसका दुपट्टा बेतरतीब था, लेकिन अगले ही पल वो जल्दी से मराशा से अलग होती, अपना दुपट्टा दुरुस्त करती, खुश दिली से मराशा से मिलती, मध्यम आवाज में शिकवा करने लगी कि वो दोनों इस दफा इतनी लेट क्यों आई हैं। शाहसाई, वो गहरी नींद में अपने लबों को जनबिज देती अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपनी पूरी कुव्वत लगा के भी आंखों को खोल नहीं पा रही थी। मुझे बचा ले शाहसाई, अपनी गुल को बचा ले। वो अपने सर को तकिए पर दाएं बाएं पटकती आंखें खोलने की तगुदो करने लगी, लेकिन आंखें वाह करने पे नाकाम रही। वो ख्वाब देखती बुरी तरह से लजर रही थी। वो ख्वाब में देख रही थी वो जंगल के किसी बड़े से दरख्त के साथ बंधी गई है। इसके पास मार्क्स में मौजूद आदमी ही आदमी आके खड़े हुए। वो चीख रही है, इनसे मदद मांग रही है, लेकिन वो मुसलसल कह के लगाते हुए इसकी पुकार नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो रोती हुई इनसे मदद की भीख मांगती रही। उसके भीख मांगने पर 2 से 3 आदमी इसकी तरफ बढ़े। इसका दिल लर्जा था, इसे खतरे की बू आई थी। गुलाली ने होश के नाखून लिए थे। वो जिनसे मदद मांग रही थी वो गलत लोग थे। इनमें से एक मर्द ने खपासत से इसके फूले गाल पर अपना हाथ रखा था। जब इसके साथ खड़े साथी ने जोर से उसका हाथ झटक कर इसके गाल से दूर किया। गुलाली अपनी सांसें रोकती भीगी क्रिस्टल ग्रे आंखों को फैलाए इनकी तरफ देखने लगी। गुलाली कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ होठ जनबिश कर रहे थे। अबे वो पागल है, दूर हट, बॉस ने बोला था। पहले वो खुद इस लड़की पर हाथ साफ करेगा। जब तक इसका दिल नहीं भरेगा हम इसे हुस्न से लुत्फ अंदोज होने का मौका नहीं उठा सकते। इसका दूसरा था साथी उसे आंखें दिखाकर गुस्से से डपटता गुलाली की कमर के गिर्द रस्सी खोलने लगा। इनकी खपासत भरी गुफ्तगू से गुलाली के औसान खता हुए। कौन आप लोग? वो मासूमियत से रोती हुई भीगी आंखों में डरे सहमे लहजे में बोली। तुम्हारे दोस्त, वो सब कहका लगाते एक आवाज़ में बोले। गुलाली दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करती अपने अल्लाह को याद करने लगी। वो अल्लाह से अपनी ही इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगने लगी। वो दुआ मांग रही थी इज्जत पर आँच आने से पहले वो मर मिट जाए। यार, अब तो मेरी भी नीयत इस मासूम हुस्न पर खराब हो रही है। ऐसा करते हैं, बॉस से पहले हम सब मिलकर इस पर हाथ साफ कर लेते। बॉस को कौन बताएगा? वो साथी जो इसका बॉस का ऑर्डर याद करवा रहा था। इस मासूम नैन व नकुश की हामिल पठानी को देखता वो खबासत से कहका लगाकर पहले वाली से गोया हुआ। पागल हो तुम दोनों, बॉस को पता चल गया तो इसी वक्त कत्ल कर देगा। अब की बार तीसरे साथी ने उन्हें होश दिलाया था। अबे चुप कर, बोल देंगे पहले ही जंगल में उजड़ी हालत में मिली थी। ये पीस अगर एक दफ़ा बॉस के हाथ लग गया तो बस अब भी अपना नंबर भूल जाना। अब की बार पहले वाला खपासत से और गुस्से के मिले जुले तासिरात लिए दबी दबी आवाज़ में गर्राया। इनके अल्फाज सुनने के बाद गुलाली का दिल क्या अभी ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। इनकी इस कदर गलीज गुफ्तगू से आंखों से आंसू जारी हुए। देखो प्लीज़, मेरे करीब मत आना प्लीज़। इसे इन 2 हट्टे कट्टे दे हुए कल आदमियों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर गुलाली घुटी घुटी आवाज़ में रोते हुए चिल्लाई, लेकिन वो दोनों कहका लगाते हाथों पैरों की रस्सियाँ खुलने लगी। मुझे हाथ मत लगाना, गुलाली रोते हुए चीखी, जिन पर इनका पहले से भी ज़्यादा कहका बुलंद हुआ। तुम सैयद आहन शाह की बीवी थी। तुम में इतनी मजबूती होनी चाहिए थी कि तुम्हारे नज़दीक आने से पहले 100 दफ़ा सोचता, तब चीखे मारने की बजाय इस कुत्ते पर थूकना था। तब जबान क्यों बंद थी? इतने कह लगाते देखकर बेसाख्ता आहन शाह के बोले गए अल्फाज इसके कान में गूंजे थे। अभी इन दोनों में से एक इंसान ने इसकी चादर पर हाथ रखा था जब गुलाली अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर थूक गई। खबरदार, जो तुम में से किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो। गुलाली अपने आंसू पीछे की तरफ धकेलती अपने कदम दरख्त से दूर लेकर जाती गुस्से से गर्राई। इसका दिल किसी सूखे की पत्ते की मानी नजर रहा था, लेकिन इस वक्त अगर वो बिना कोई कोशिश किए खामोश रह जाती तो अपनी इज्जत लुटने की गुनहगार खुद भी कहलाई जाती। अबे पकड़ो इसको। वो अपने आस्तीन से अपने मार्क्स पर फेंका गया गुलाली का थूक साफ करता गुस्से से गर्राता हुआ एक जिस्म में गुलाली तक पहुंचती इसके बाल अपने हाथ की मुट्ठी में दबोच गया। मुझ पर थूकेगी? मुझ पर? तू देख अब मैं तेरा क्या हश्र करूंगा साली।
वो इसके नाजुक गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ता, इसे जमीन पर गिराते हुए इस पर झुकाता। बाकी सब खामोशी तमाशाई बनते गुस्से से गुलाली को घूर रहे थे, जिसने इतनी जुर्रत दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं इस खुदा की बंदी हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया है, मुझे पैदा किया है, हम सभी इंसानों को पैदा किया है। तुम खुशकिस्मत हो, इसने तुम्हें अशरफ मखलूक बनाया है। अगर वो चाहता तो तुम्हें जानवर भी बना सकता था, लेकिन नहीं, इसने तुम्हें इंसान बनाने के लिए चुना। इस दुनिया की एक चीज़ इसकी तख्लीक करदा है। क्या एक इंसान होते हुए इसकी तहलीक करदा चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाओगे? क्या मेरे साथ बुरा करके कभी सुकून से रह पाओगे? अगर इसकी तहलीक की गई बंदी की इज्जत की लुटेरे बनोगे तो क्या वो तुम्हें सुकून से रहने देगा? नहीं, कभी नहीं। खुदा के लिए ये गुनाह मत करना, मुझे मौत नहीं आएगी। मैं तो तुम्हारे अल्लाह की बंदी हूँ। क्या मेरी इज्जत का लुटेरा बनते हुए तुम सबके हाथ नहीं कांपेंगे? तुम 10 लोग अपने अल्लाह की बनाई गई बंदी की इज्जत लूटोगे, एक ऐसी सिन्फ नाजुक की इज्जत के लुटेरे बनोगे जो तुम सब पर हराम है, अपने महरम की अमानत है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गुनाह पर जलजला नहीं आएगा? फिजा में तूफान बरपा नहीं होगा? बिनते हवा की इतनी नाकदरी पर आसमान नहीं रोएगा? जमीन नहीं फटेगी? तुम सब पर आजाब नहीं आएगा? इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ। अगर तुम्हें हैवानियत दिखाने के लिए इस दुनिया में लाया गया होता तो तुम इंसान की बजाय हैवान पैदा किए जाते। खुद पर छपटते इस हवस परस्त इंसान को देखती गुलाली चीख चीख कर बुलंद आवाज में गर्राती हुई अपने हाथों को जमीन पर घसीटती पीछे होने की कोशिश करने लगी। इसके अल्फाज में कुछ ऐसा था जिसने यहाँ खड़े इन 10 बंदों के रोंगटे खड़े किए थे, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए हुआ था। अबे चुप कर, बहुत सुनी है ऐसी तकरीरें। अगर तुझे लग रहा है हम सब से बच कर भाग सकती है तो भूल है तेरी। अगर प्यार से अपना है अपना आप हवाले कर दे और हम सब मिलकर तुझे प्यार करेंगे, लेकिन अगर भाग भाग कर हमें थकाएगी तो बदले में हम तुझे भी। अभी वो खपासत से कहका लगाते अपना जुमला मुकम्मल करता जब गुलाली इस पर थूकती एक दफ़ा फिर से कराई। अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम सब पर। जब तक मेरा खुदा मेरे साथ है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुलाली इन सब की तरफ थूकती बुलंद आवाज़ में गराते हुए वहाँ से भागी थी। अब इसे चंद कदम ही नहीं उठाए थे जब वो बुरी तरह से किसी के साथ टकराई थी। गुलाली लजरती हुई पीछे होने लगी जब हारिस खान ने इसके बालों को अपने हाथ की मुट्ठियों में जकड़ा था। कहाँ भाग रही हो ज़ह नसीब? हारिस खान इसकी कमर पर अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में जकड़ता गुस्से से धाड़ता हुआ इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। गुलाली ने कराहते हुए अपने बाल इसके हाथ से आज़ाद करवाने चाहे थे, लेकिन हारिस खान की गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे, गुलाली मजबूत लहजे में चीखी थी जब हारिस खान के भारी हाथ का थप्पड़ इसके गाल की जीनत बना था। गुलाली को अपने कान बजते महसूस हुए थे। हारिस खान की मौजूदगी ने इन सब आदमियों पर भी जलजलाहट तारी की थी। वो सब नहीं जानते थे वो खुद यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम सबको बॉस ने किस काम के लिए भेजा था? तुम 10 हट्टे खट्टे कुत्तों से एक नाजुक हसीना नहीं संभाली गई? हारिस खान धाड़ता हुआ गुलाली की कमर अपने हाथ में दबोचते इन सब की तरफ बढ़ता गर्राया था। सर, हम इसे पकड़ने ही वाले थे लेकिन ये हमें चकमा देकर भाग गई। इन तमाम आदमियों में से एक ने सर झुकाकर फर्मा बरदारी से जवाब दिया था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सैयद आहन शाह की बीवी हूँ। गुलाली टूटे हुए लहजे में बोली। अब तो ये कहते हुए भी दिल दुखता था कि वो इस इंसान की बीवी है जिसकी वजह से इस हाल में पहुंची है, लेकिन फिर भी खुद को बचाने की कोशिश जारी रखी। शायद वो लोग आहन शाह के हवाले से डर जाए, लेकिन उन्होंने तो डरने की बजाय ज़ोरदार कहका लगाया, यही तुम्हारी गलती है। हारिस खान कहका लगाता गर्राता हुआ इसके बालों को दबोच कर उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता जंगल से बाहर की तरफ बढ़ गया। शाहसाई, आज एक बार फिर से इस भयानक ख्वाब को देखने के बाद गुलाली चीखती हुई नींद से बेदार होते अपनी आंख खुल गई। गुलाली ने अपनी धड़कनों पर हाथ रखा था जो सर पीट दौड़ रही थी। वो दिन आज भी इसका पीछा नहीं छोड़ता था। वो दिन एक भयानक ख्वाब बनकर जैसे इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आंखें खोलने पर जब कमरे में हर रोज की तरह सिर्फ नीम अंधेरा महसूस हुआ तो वो बेआवाज रोती अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। वो दिन बहुत तकलीफदा थे। वो जंगल में गुजारी गई रात इसकी जिंदगी की भयानक तरीन रात थी जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाती थी। वो पांचों इस वक्त इस्लामाबाद के मशहूर मॉल महंगी तरीन शॉप पर खड़े मराशा के ब्राइडल लहंगे सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन मराशा को कोई लहंगा पसंद आके नहीं दे रहा था। वह इस वक्त बेहद कंफ्यूज लग रही थी। जोरी शाह को वो अभी तक मुकम्मल इग्नोर किए हुए थी, हत्ता कि वो इसे यहाँ तक धमकी लगा चुकी थी कि वो इसके साथ किसी भी दिन मैचिंग बिल्कुल नहीं करेगी। आई थिंक रेड और गोल्डन के अमतराज वाला अच्छा है। जोरी शाह जो कब से अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले
अपनी बीवी की बेरुखी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। मराशा को कंफ्यूज देखकर आगे बढ़ता हुआ अपने पसंद किए गए लहंगे पर हाथ फेर के निचला लब दबाता मराशा से मुखातिब हुआ। इस लहंगे को देखकर जहां मराशा सटपटाई थी, वहीं पर अरज़म शाह ने अपना उमड़ता कहका बमुश्किल दबाया था। वो समझ चुका था इसे ये लहंगा क्यों पसंद आया है। महराल शाह और जायशा खान का ध्यान जोरी शाह की तरफ नहीं गया था, क्योंकि महराल शाह इस वक्त कुछ दूसरे लहंगे देखती जायशा खान से मशरफात में मशगूल थी, जो खामोशी से नजरें झुकाए खड़ी थी। इसके पास अब कोई अबाया नहीं था, इसीलिए वो खुद पर बड़ी सी मैरून चादर ओढ़कर चेहरा छुपाने की गर्ज से ब्लैक मार्क्स लगाए हुए थी। महराल शाह और मराशा ने उसे चादर लेने या चेहरा छुपाने से मना नहीं किया था, क्योंकि वो दोनों ही पठानियों के कल्चर से इतना तो वाकिफ थी कि वो खुद को छुपा कर रखना पसंद करती है। जबकि अरज़म शाह का कहना था वो जायशा को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि इसे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करनी है। लेकिन जोरी शाह के झिड़कने पर इसने ना चाहते हुए भी इनके साथ आना पड़ा। हाँ, अच्छा तो लगेगा तुम्हारी तरह बेहुदा जो है। मराशा नजरें झुकाए दांत पीसते हुए दबे गुस्से से बोली थी। इसके शौहर को लहंगा पसंद भी आया था तो कौन सा, जो सर से लेकर पैर तक बैकलेस था। जोरी शाह की बेइज्जती पर अरज़म शाह का दिल चाहा ऊंची आवाज में कहका लगाए, लेकिन वो अपनी हंसी दबाता कबाब में हड्डी बनने के बजाय महराल शाह की तरफ बढ़ गया। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें सबके सामने पहनने का बोल रहा हूँ? नेवर, ये सिर्फ रात में मेरे लिए रूम में पहनना डार्लिंग, फिर ज्यादा अच्छा से प्यार करूंगा। जोरी शाह अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसके कान की तरफ झुकता बेबाकी से सरगोशी नुमा आवाज में बोलता महराल शाह को सुर्ख कर गया। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ब्राक ऑथन हो, जिसके स्वागत के लिए मैं ये लहंगा जेब तन करूंगी, और तुम किस भूल में घूम रहे हो कि मैं शादी की रात तुम्हें अपने करीब आने दूंगी? नो नेवर, ये शॉपिंग सिर्फ मैं अपनी शादी एंजॉय करने के लिए कर रही हूँ। वो भी इसके कान की तरफ झुकती, इसे अपनी बातों से जला कर राख करती। इससे दूर होने वाली थी जब जोरी शाह ने शदीद गुस्से से उसकी कमर में अपने हाथ की मुट्ठियों में जकड़े इसे खुद से दूर होने से रोका। कौन है ये कमीना? उसके कान के पास दबी दबी आवाज में कराया। इतना तो वो जान चुका था वैसे जलाने के लिए किसी एक्टर का नाम ले रही है, क्योंकि पहले भी नाराजगी के दौरान वो जानबूझकर किसी न किसी तुर्किश या कोरियन एक्टर की प्रोफाइल खोल के इसकी तस्वीर देखती, इसे जलाने के काम बहुत अच्छे से तरीके से अंजाम देती थी। मेरा क्रश। इसके शदीद गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करके संजीदगी से जवाब देती इससे फासले पर हुई, क्योंकि वह इनसे कुछ ही फासले पर खड़ी सेल गर्ल इन दोनों को देखकर बिला फजूल में शर्मा रही थी। तुम सिर्फ हवेली चलो डार्लिंग, फिर देखो मैं तुम्हारे क्रश को क्रश करने के साथ साथ तुम्हारे इन होठों को कैसे अपने दांतों से क्रश करता हूँ। जैसी फजूल बातें करने से पहले सोचना समझना भूल जाते हैं। इसके दूर होने पर वो फिर से उसके नज़दीक होता, इसके कान की लो जोर से अपने दांतों में काटता, गुस्से से दबी दबी आवाज़ में बोला, अगर इस शॉप में इसके अलावा मज़ीद लोग मौजूद ना होते तो कोई बैद नहीं था। वो मराशा को अभी इसी वक्त सबक सिखाता। मुझसे मुखातिब होने की कोशिश मत करो जोरी शाह, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है तुम पर। वो इसके पेट में कौनी मारती गुस्से से बोली। वो दोनों इस वक्त यूं लड़ते झगड़ते बेहद क्यूट लगते हर किसी की नज़रों का मरकज़ बन रहे थे। कोई भी आज दोनों में होती गुफ्तगू नहीं सुन पा रहा था, लेकिन इन दोनों के एक्सप्रेशन सारी कहानी सुना रहे थे। हुआ कोई लहंगा डिसाइड? मैंने तो अपना और जायशा को मेहंदी के लिए सेम डिसाइड कर लिया है। इन दोनों में से अभी कुछ कुछ बोलता जब महराल शाह गहरी सांस भर कर इनकी तरफ आती, मसरूफ़ अंदाज में इफ्तिसार करने के साथ साथ इसे अपना और जायशा का लहंगा दिखाने लगी, जो दुल्हन की बहनों की लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। क्यों अपने पैसे ज़ाय कर रही हैं आप ही, ये शादी में नहीं आएगी। अरज़म शाह जो कब से बोर होता हुआ इन्हें शॉपिंग करते दिख रहा था, महराल शाह के मुद्दे पर वो संजीदगी से गोया हुआ था। जायशा खान का छोटा सा दिल टूटा था। क्या वो इसे वाकई शादी पर जाने नहीं देगा? क्यों नहीं आएगी? जवाब तपे हुए अंदाज में आया और जोरी शाह की तरफ से आया था। मैं नहीं चाहता अभी कोई मेरे निकाह से वाकिफ हो, और वैसे भी बाबा लोग भी नहीं जानते कि मेरे अपार्टमेंट में है। जब तक मैं कुछ लोगों से निपट नहीं लेता मैं इस निकाह को रिवील नहीं करना चाहता। वो संजीदगी से जोरी शाह की तरफ देखकर दरमियानी आवाज़ में बोला। इसके अल्फाज पर जायशा खान के दिल को टहुका सा लगा। वो इनका मतलब कुछ और ही ले रही थी।
तुम अपने सो कोल्ड मशवरे अपने पास रखो। वो मेरी बहन के तौर पर मेरी शादी में शामिल होगी, और ज़रूर होगी। हाँ, अलबत्ता तुम इससे फासला बना कर रखोगे तो किसी को भी तुम्हारे और इसके निकाह का पता नहीं चलेगा। जोरी शाह दो टोक अंदाज में बोला था। इसके आखिरी जुमले पर अज़म शाह ने सर झटक कर आंखें घुमाई थी। वो कौन सा इसका पल्लू पकड़ के घूम रहा था जब इसे दूर रहने के मशवरे दे रहा था। नहीं लाला, मैं नहीं आऊँगी। मैं आप सबकी तस्वीरें देख लूँगी ना। जायशा खान अपने आंसू जब्त करती मासूमियत से नजरें झुकाकर बोली, लेकिन इसकी आवाज़ भीग चुकी थी, जो इन सब ने नोट की थी। कोई क्यों नहीं आएगी मेरी बच्ची? दफ़ा मारो इसे और इसके मशवरों को। मैं तो तुम्हें इतना तैयार करूंगी मेरी जान, और सबको बताऊंगी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बाकी जिसे जो राज रखना है रखने दो, फिर तुम्हें देखकर खुद ही फ्लैट होगा। महराल शाह गुस्से से अज़म शाह की तरफ देखती जायशा को अपने साथ लगाए हुए उसे बच्चों की तरह पचकारती बातों ही बातों में अज़म शाह की मीठी मीठी बेइज्जती करने लगी, जिस पर महराल शाह और जोरी शाह ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी। मैं क्यों? अभी अज़म शाह कुछ बोलता जब इस किसी सिनफे नाजुक ने अपनी मीठी सी आवाज़ से पुकारा, और ये आवाज़ सुनते ही जायशा खान ने चेहरा उठाकर अपने अज़म को पुकारने वाली निगाहें मरकूज़ की थी। हे अज़म, हाउ आर यू? वो खुश दिली से मुस्कुराती हुई अज़म शाह के करीब आई। अज़म शाह, जो महराल शाह से मुखातिब हुआ था, खुद के पुकारे जाने पर मुड़कर खुद को पुकारने वाली की तरफ एब्रू उचका के देखा था। हे, डिड यू कॉल मी? अज़म शाह इस लड़की को देखकर चौंक कर इफ्तिसार करने लगा। वो इस लड़की को पहले कहीं देख चुका था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था इसने उसे कहाँ देखा था। हाँ, कैसे हैं आप? वह एक्साइटेड अंदाज में इफ्तिसार करने लगी। अज़म शाह ने उसे परसोश नज़रों से देखा था। वो इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं रोशनी, आपके भतीजे के अकीके पर मुलाकात हुई थी हमारी। रोशनी ने उसकी मुश्किल आसान की थी। इसके हवाला देने पर अज़म शाह को याद आया था ये वही लड़की है जिसे इसने नो इंटरेस्टेड बोलकर इसने उसे जान छुड़वाई थी। बाकी सब हैरानगी से इन दोनों को देखने लगी। जीन्स और छोटी सी वाहियात सी टी शर्ट पहने इस लड़की को देखकर जायशा खान की आंखों से चिंगारियां सी फूटी थी। वो भीगी निगाहों से इनको देखने लगी। इसे अज़म शाह का इसकी तरफ देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात करना तो दूर की बात थी। ओह यस, आई एम रिमेंबर यू। कैसी हैं आप? ना जाने अज़म शाह के दिल में क्या सूझी थी जो उसे सीधे मुंह जवाब देकर मुस्कुराने लगा। जोरी शाह ने अपनी चील निगाहों से इसका एक एक तासिर नोट किया। पहले इसके चेहरे पर अनजाने तासिरात थे जो परसोच तासिरात में बदलते हुए, और फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ जो इन तासिरात की जगह इस कमीनी सी मुस्कुराहट ने ली थी। मैं बिल्कुल ठीक, और अगर आप मेरे साथ एक कॉफ़ी पी लेंगे तो और ठीक हो जाऊंगी। रोशनी एकदम से फ्री होती कहका लगा कर बोलती हुई इसे लगे हाथ कॉफ़ी की ऑफ़र दे चुकी थी। मराशा और महराल शाह ने निगाहें मिलाते कंधे उचकाए थे। इन दोनों की ही मुलाकात इस रोशनी मैडम से अज़म शाह के हकीके पर नहीं हुई थी। वाई नॉट? अज़म शाह जवाबन हौले से हंस कर बोलता, अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरते इन सब को कुछ देर में आने का इशारा करते हुए रोशनी के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। वो चारों इसे देख कर रह गए। जायशा खान की हज़ल आंखों में और जमा आंसू फिसलते हुए इसकी ब्लैक मार्क्स में जब हुए थे। जायशा खान के साथ साथ महराल और मरा और जोरी शाह को भी अज़म शाह की ये शौकी अच्छी नहीं लगी थी। जोरी शाह समझ चुका था वो जायशा को तंग कर रहा है। रात होने वाली है, अब तो कोई शॉपिंग डन किया करे यार, बस आज ही सब खत्म करके जाना है, रोज़ रोज़ वक्त नहीं होगा। जोरी शाह ने इन्हें शॉपिंग की तरफ मतवजा किया। जायशा खान नज़रें झुकाए अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाती अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। अच्छा तो ऐसा करो, तुम हेल्प कर दो ना बेबी की। महराल शाह इतने सारे लहंगों को देखकर जोरी शाह को आंखें दिखाते हुए बोली थी। महराल शाह सटपटाई थी, वो इसकी पसंद से वाकिफ हो चुकी थी। महराल शाह की बात पर जोरी शाह ने सवालिया निगाहों से महराल शाह की तरफ देखा था। छोड़िए आप ही, ये देखिए मुझे ये पसंद आया है। महराल शाह इसके बोलने से पहले ही महराल शाह को अपनी तरफ मतवजा करती हुई उसे अपनी पसंद किए गए लहंगे दिखाकर इसका मशवरा लेने लगी। तुम भी देखो ना। जायशा को नजरें झुकाए देखकर जोरी शाह इसकी तरफ बढ़कर इसके सर पर हाथ रखता नरमी से बोला। वो हाँ में सर हिलाती अपने आंसू पीती हुई महराल शाह और महराल शाह की गुफ्तगू सुनने लगी। शॉपिंग से फारिग होते ही बाहर से कुछ खाने के बाद वो लोग हवेली की तरफ रवाना हुए थे। जायशा और अज़म को जोरी शाह इनके अपार्टमेंट उतार कर हवेली की तरफ रवाना हो चुका था। अज़म शाह ने इन्हें अपार्टमेंट रुकने की ऑफ़र की थी, लेकिन जोरी शाह का कहना था वो इस वक्त बहुत थक चुका है, इसे सिर्फ अपना बेड चाहिए ताकि वो लंबी तान कर सो सके। अपार्टमेंट के लॉन्ज में दाखिल होते ही जायशा खान ने गुस्से से अज़म शाह की टी शर्ट गिरेबान से अपने हाथ की मुठ्ठियों में दबोची थी। वो जो मोबाइल इस्तेमाल करता कदम उठा रहा था, इस अचानक
आफताब पर इसे बमुश्किल खुद को डिसबैलेंस होने से बचाया। जायशा खान अपना मास्क हटा चुकी थी। इसकी सुर्ख भीगी हज़ल आंखों में देखते अज़म शाह ने निचला लब दांतों तले दबाया था। वो जानता था वो पूरा रास्ता रोती रही होगी। इसकी छोटी सी नाक रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। कौन थी वो गुस्से से चीखी थी। वो इस चुड़ैल के साथ कॉफ़ी पीने के बहाने पूरा 1.5 घंटा गायब रहा था। ये क्या तरीका है? वो इसके हाथ अपने गिरेबान पर महसूस करता सपाट लहजे में बोला, मैं पूछ रही हूँ, कौन थी वो लड़की जिसके साथ आप कॉफ़ी पीने भागे भागे चले गए थे? जायशा इस वक्त अल्लाह जाने कौन सा जुनून सवार था जो इसका गिरेबान छोड़कर इसकी सिल्वर चैन अपनी मुट्ठियों में दबोचती गर्राई। सिल्वर चैन खींचने जाने पर अज़म शाह की सफ़ेद गर्दन सुर्ख पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? ये क्या जाहिल और टिपिकल बीवियों की तरह रिएक्ट कर रही हो? बी इन योर लिमिट्स। अज़म शाह गुस्से से बोलता हुआ इसके हाथ अपनी चैन से झटक गया। इसे अपनी गर्दन पर अच्छी खासी जलन महसूस हो रही थी। ठीक, और आप चाहे अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाए, वो भीगी आवाज़ में चिल्लाई थी। इसे सिर्फ एक ही गम खाया जा रहा था। वो शॉपिंग के दौरान इनका पूरा वक्त इसे इग्नोर करता फ़ोन में मसरूफ़ रहा या आधा वक्त इस लड़की के साथ चाय पी के गुजारा था। लेकिन वो गलत थी। अज़म शाह उस लड़की के साथ कॉफ़ी या चाय पीने की कतई नहीं गया था। क्या लिमिट क्रॉस की है मैंने, बताना पसंद करोगी? आखिर तुम्हारे वजूद पर अब कौन सी हैवानियत और दरिंदगी दिखाई है मैंने जो तुम्हारा चीखना चिल्लाना बंद नहीं हो रहा? वो अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा। इसके धाड़ने पर जायशा खान बेसाख्ता से फासले पर हुई। वो लजरते दिल से इसे जवाब देने की हिम्मत किए बगैर रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी थी। इडियट वाइफी। अपने कमरे में बंद होती देखकर वो गुस्से से खुद से मुखातिब होता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में आते ही वो सबसे पहले आईने के सामने जाके खड़ा हुआ। इसे उसकी चैन काफ़ी ज़ोर से खींची थी जिसकी वजह से गर्दन पर सुर्ख खराशें वाज़े हो रही थी। वो इन खराशों पर उंगली फेरता आंखें मीच कर खोलते बेड की तरफ बढ़ा था। पहले तुम्हारी बेवकूफ़ियों से इश्क था क्योंकि वो मासूम थी, लेकिन अब लगता है तुम्हारी बेवकूफ़ियों से मोहब्बत भी नहीं रही क्योंकि अब ये मुझे तकलीफ़ देने के सिवा कुछ नहीं करती। तुम्हें अकल देने के लिए तुमसे फासला बनाना ज़रूरी है। अज़म शाह अगर टूट कर प्यार करना जानता है तो बदला लेना उससे भी अच्छे से जानता है। वह आंखें मीच कर बेड क्राउन से टेक लगाता ख्यालों में जायशा खान से मुखातिब था। वो रो रही होगी। दिल फिक्रमंद हुआ था। द हेल्प, इसकी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भी और उसकी भी। अज़म शाह गुस्से से अपने दिल के मुकाम पर मुक्का जड़ता गर्राया। इसका यह अंदाज काफ़ी दिल फरेब था। अजमीर, मेरा बच्चा मामू की शादी में क्या पहनेगा? मम्मा की जान। एज़ल शाह मुस्कुरा कर लाड़ से अपनी बेटी की तरफ देखती इसे कब से बातें कर रही थी जिस पर वो खिलखिलाता जा रहा था। सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ काजिम शाह एक नज़र इन्हें देखकर फिर से काम पर ध्यान मरकूज़ कर लेता। वो आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर इकट्ठे काम कर रहा था। इसके पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। वो आजकल अजमीर को भी ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा था। एज़ल शाह तो वैसे भी बातचीत ना होने के बराबर थी। वो नोटिस कर रहा था एज़ल शाह पिछले दिनों से काफ़ी गुस्से में रहने लगी थी। ब्लैक पहनेगा मम्मा की जान, मम्मा के साथ मैचिंग करेगा मेरा बच्चा। इसे खिलखिलाते देखकर वो झुककर इसके गाल चुमती प्यार से बोली। वह हर वक्त यूं ही पागलों की तरह से बातें करती खुद को मसरूफ़ रखती थी। आज भी मराल शाह और मेराल शाह ने उसे शॉपिंग पर चलने का कितना बोला था, लेकिन इसने इन्हें साफ बताया था वह अजमेर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं इसके दिल में था कि आखिर काजिम शाह को अपनी बेटी की शॉपिंग की कब होश आएगी, लेकिन नहीं, इसके लिए तो जैसे अपने काम से ज़्यादा कोई ज़रूरी था ही नहीं। वो दुपट्टे से निदारत वजूद लिए झुककर अजमीर शाह को प्यार कर रही थी जब काजिम शाह की निगाहें इसकी तरफ उठी थी। रॉयल ब्लू फ्रॉक के डीप गले से नुमाया होते इसके नशीब व फराज की रनाइयाँ देखते काजिम शाह भूल चुका था वो क्या काम कर रहा है। इसकी धड़कनों को देखते उसके गले में गिल्टी भर के मालूम हुई थी। वो इसे बेखबर हुनूस झुक कर अजमीर को प्यार करती इसके गाल अपने साथ अपना गाल जोड़ रही थी। काजिम शाह ने अपना ध्यान बमुश्किल इसे हटाते हुए अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश की थी क्योंकि वो इस वक्त एक बेहद ज़रूरी काम कर रहा था, लेकिन एज़ल शाह उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। वो अपनी नज़रों को संभालता फोकस से अपना काम करने लगा, लेकिन बीवी के दिलकश बदन के नज़ारे देखकर वो आखिर कब तक अपना ही काम कर सकता था। इसे गहरी सांस भरते हुए एक दफ़ा फिर से इसकी तरफ देखा, लेकिन अब की बार कैटी को इसके साथ चिमटे देखकर वह आईब्रो उचकाकर लैपटॉप एक साइड करता एक जिस्म में बेड की तरफ पहुंचा। कैटी को गद्दी से पकड़कर हमेशा की तरह नीचे कालीन पर फेंका। अजमीर शाह को आगे की तरफ नरमी से धकेलते एज़ल शाह की टांगे अपने हाथ में पकड़कर उसे पीछे बेड की तरफ गिराता इस पर झुका था।
ये सब इसने इस कदर अचानक किया था कि अफजल शाह को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। वह हैरानगी से अपनी नीली आंखें फैलाती उसकी तरफ देखने लगी। वो इसकी तरफ देखने की बजाय इसकी धड़कनों को फोकस में लिए हुए था। इसकी नज़रों का मरकज़ अपने बदन के खदोखाल पर देखती अफजल शाह कानों की लौ तक सुर पड़ी। वो आज काफ़ी दिनों बाद इसके नज़दीक करीब आया था, वरना वो आजकल इस कदर दिल जमई से अपने काम में मसरूफ था कि रात में सोफे पर ही सो जाता। ये क्या हरकत है, दूर हटे। वो अपने लहजे को सपाट बनाती इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने लगी। वो इसके हाथों को ऊपर बेड की तरफ पिन करता इसकी धड़कनों पर अपनी पूरी शिद्दत से झुकता इसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। अफजल शाह ने हैरान होते हुए कुछ दूर लेटे अजमेर शाह को देखा, जो अपने मुंह में उंगली डाले हुए था। वो गुस्से से काजिम शाह के हाथ से अपने दोनों हाथ आज़ाद करवाने की तगोदो करने लगी, जिसे आज महीने बाद बीवी नजर आई थी। क्या कर रहे हैं? इसे अपनी धड़कनों पर पहले से भी ज्यादा शिद्दत दिखाते देखकर अफजल शाह अपनी आंखें मीच कर खोलती गुस्से से बोली थी। इसके लबों के सिलकते लम्स पर वो शर्म से कानों की लो तक सुर्ख पड़ रही थी। प्यार कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे काम से मेरी तवज्जो हटाई है। जब मुझे ऑफिस का काम करने में नाकामी होगी तो तुम्हें प्यार करके रोमांस का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो तोड़ूंगा ना। वो उसकी धड़कनों से चेहरा उठाकर उसके मुकाबिल करता अपनी खुमार आलूद निगाहें इसके लबों पर जमाए गंभीरता में बोला। अफजल शाह का दिल किया इससे जवाब दे दे कि जाकर महरीन को प्यार करे, जिसका आए दिन फोन आया होता है। मैं अपने बेटे के साथ मसरूफ थी। शायद आप ही को आपकी सो कॉल्ड तलब याद ज़रूरत यहाँ खींच लाई है। वो सपाट अंदाज में मजबूत लहजे में गोया हुई। लहजे में बेहद गुस्सा था। काजिम शाह ने इसके अल्फाज पर तासिफ से नफ़ी में सर हिलाया और इसके करीब आने पर हमेशा ऐसे ही अल्फाज मुंह से निकाला करती थी। तुम्हें नहीं लगता तुम मोटी हो रही हो? वैसे छेड़ने की गर्ज से बोलता इसके चेहरे की बालों की लटें हटाता गंभीर आवाज़ में बोला। अफजल शाह ने इसकी बात पर आंखें फैलाते हुए बेसाख्ता हैरानगी से अपने सरापे की तरफ देखा, जो डिलीवरी के बाद भी वैसा ही था जैसे हुआ करती थी। हाँ, शायद 19-20 का फ़र्क ज़रूर आया था। तो कोई पतली पसंद कर ले जाके मेरे पास क्या कर रहे हैं? वो शदीद गुस्से से कराती हुई अपनी पूरी कुव्वत से उसे अपने हाथ आज़ाद करवा गई। इसे यूं एकदम से भड़कते देखकर काजिम शाह बमुश्किल अपना कहका दबाया था। मेरा तुम्हें एक मशवरा है, इस गोलगप्पे को फीडिंग करवाने के बजाय पाउडर मिल्क पर लगा दो, वो ज़्यादा सूट करेगा इसे और तुम्हारा फिगर भी मेंटेन रहेगा। काजिम शाह अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता अफजल शाह को गर्दन तक सुर्ख कर चुका था। इससे अब समझ आया था वो किस लिहाज से उसके जिस्म पे चोट कर रहा है। आप मेरा एक मशवरा माने, कोई दुबली पतली बीवी करके उसे ऐसे मशवरे से नवाजे, ये आप पर ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि अजमेर सिर्फ मेरा बेटा है। अगर मैं इस बेड से ज़्यादा मोटी हो गई ना, मैं फिर भी अपने बेटे के साथ ज्यादती करी इसे पाउडर मिल्क देकर इसकी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। दूर हटे मुझसे। वो गुस्से से बोलती हुई इसके कंधों पर मुक्के जड़ती सपाट अंदाज में इसे खुद से दूर करने लगी। काजिम शाह को अपने बेटे के लिए इसकी इतनी केयरिंग इस बेहद अच्छी लग रही थी। वो वैसा ही तो चाहता था। हर माँ ऐसा सोचे, अपनी फिगर की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को इनका हक दे, वरना बहुत सी माएँ बचपन से ही अपने बच्चों को पाउडर मिल्क पर लगा देती है ताकि इन माओं का जिस्म खराब ना हो, जबकि ये एक गलत अमल है। इससे बच्चे की न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। तुम तो गुस्सा कर गई हो, मैं सिर्फ ये बोल रहा था वो टेस्ट अच्छा रहेगा इसके लिए। ज़्यादा बच्चे शौक से वही पीते हैं। वो बेबाकी से आँख विंक करता गोया हुआ। अफजल शाह के तो मानो सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। आप अपने होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको मेरा बेटा पसंद नहीं है तो बात ना किया करें हम दोनों से, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में मजीद एक भी मशवरा बर्दाश्त नहीं करूंगी आपका। फिर शदीद गुस्से से गर्राई थी। खुदा का खौफ करो, मैं क्यों अपने बेटे को पसंद नहीं करूंगा? वैसे आंखें दिखाता दांत पीस कर बोला था। हाँ, वो तो नजर आता है। वो भीगी आवाज़ों में बोलती इससे दूर होने लगी। आज तो अजमेर भी इनके करीब आने पर खामोश था। शायद इसे खबर ही नहीं थी, क्योंकि अब कैटी इसके पास बैठती इसके छोटे छोटे हाथों पर अपना सर सहला रही थी। पिछले दिनों से इतना तपी हुई क्यों हो? वो करवट बदल कर इसे एक झटके से अपने सीने पर मुंतकिल करता मध्यम गंभीर आवाज़ में इफ्तिसार करने लगा। अफजल शाह जवाब देने के बजाय उसके सीने से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। कब तक ऐसे ही चलेगा? कब तक हम एक कमरे में रहकर अजनबियों की तरह रिएक्ट करेंगे? एक बेड पर सोते हुए भी एक दूसरे को मुंह नहीं लगाएंगे? तुम्हें नहीं लगता अब सब कुछ ठीक करना चाहिए? वो इसके बालों में अपना बायां हाथ उलझाता सपाट लहजे में बोला। इस सब की शुरुआत आपने की थी, जब आप एक कमरे में रहकर मुझसे अजनबियों की तरह सलूक करते थे। इस बिस्तर पर मुझसे ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुक़ कायम करते थे। मेरे एक दफ़ा किस करने के बाद
इतनी बुरी तरह से खुद से दूर झटका था। वो तो सिर्फ आपको मनाने की कोशिश थी। मेरे हाथों को अपने सीने पर देखकर किस कदर झटक दिया करते थे, ये सोचे बगैर कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। अब जब सब कुछ मैंने झेल लिया है और बारी आपकी आई है, तो आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। वाह, हेड्स ऑफ यू। इतनी आसानी से सब ठीक करने का बोलते देखकर वो पुराने लम्हात याद करती कि एक लफ्ज़ पर जोर देती गुस्से से कर रही थी। जब हमारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती वो ताल्लुक़ कायम किया था? क्या तुमने अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए मुझे अपने निकाह में कबूल नहीं किया था? क्या निकाह के कबूल है से ऊपर कोई चीज़ थी जो मुझे तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए सोचना पड़ता? वो गुस्से से कराया। ये बात दिल में बुरी तरह से चुभी थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अगर आप मेरे साथ वो ताल्लुक़ मेरी रजामंदी से एक प्यार करने वाले शौहर की तरह कायम करते तो बाखुदा मैं ऐसा शिकवा करके अपने अल्लाह को खुद से नाराज़ ना करती। लेकिन वो सिर्फ एक बदला था। आप तो जानते थे मुझे तो तकलीफ़ें सहने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मुझे निकाह वाली रात कितनी तकलीफ़। वह अभी गुस्से से भीगी आवाज़ में चिल्लाती जब इसने धाड़ते हुए इसकी बात काटी थी। झूठ मत बोलो ऐज़ल शाह। हाँ, इस दिन मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। लेकिन यकीन करो, इतना गुस्से में था कि अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो शायद मैं इंसानियत के दर्जे से गिरकर इसके जिस्म को ज़ख्मों से चूर कुचूर कर देता। लेकिन मैंने इतने गुस्से में भी अपनी शिद्दतों से तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी थी। हाँ, तुम्हारी रजामंदी नहीं की थी, क्योंकि हालात इजाज़त मांगने वाले नहीं थे। मैं इस कदर गुस्से में था, अगर उस रात तुम्हारे करीब ना आता तो शायद खुद को फना कर लेता। तुम्हारे नज़दीक इसलिए नहीं आया था कि तुमसे बदला ले सकूं। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर यह बोलकर तुम्हें तकलीफ़ ज़रूर देता था कि तुम्हारी कुर्बत से मुझे नफ़रत है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मुझे तुम्हारी कुर्बत में सुकून मिलता था। एक ऐसी ठंडक थी तुम्हारी कुर्बत में कि मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाता था। क्या तुम भूल चुकी हो? तुम्हारे ज़रा से ज़्यादा रोने पर मैं रुक जाता था। लेकिन एक मर्द था, अपनी अन्ना का भरम तो रखना था। कुछ नरमी दिखाने के बाद जब मेरी इज्जत निफ्स मुझ पर लानत भेजती थी, कितना जलील होने के बाद भी इस लड़की के पास क्या कर रहे हो, तब मेरा गुस्सा जाग जाता था। लेकिन अल्लाह की कसम, इस वक्त भी तुम पर ठीक से गुस्सा उतारा नहीं जाता था। मैं तुम्हें अन्ना दिखा के रात में यही बोलकर हवेली से निकल जाया करता था कि तवायफों के पास आग बुझाने जा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। वो सब झूठ था। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ देने से खुद को रोकता, पूरी पूरी रात फार्म हाउस पर सिगरेट फूंकते हुए खुद को तकलीफ़ देता। वो दिल वो जलाता रहता कि यार कहीं तुम्हारे पास मज़ीद रुक कर तुम्हें तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ ना दे दो। और भूलो मत, तुम भी मेरी कुर्बत में सुकून पाती थी। मैं जब तक तुम पर अपनी शिद्दतें निछावर करता था, मुझे अपने सीने पर तुम्हारे लबों का लम्स महसूस होता था, जो ना चाहते हुए भी मुझे सख्ती करने से रोक दिया करता था। इसीलिए हमारे दरमियान इस हलाल ताल्लुक़ को सवालिया निशान मत बनाओ। मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो लहू रंग आंखों से धाड़ा। वो इसकी एक एक बात सच थी। क्या वाकई वो इसके लबों का लम्स अपने सीने पर महसूस करता था? हाँ, ये सच था। वो इसका गुस्सा ठंडा करने की एक नाकाम कोशिश करती थी। आंखें मीच कर इसकी सीने को अपने लबों से छूती रहती थी। तो क्या वो वाकई इसका लम्स महसूस करता था? ऐज़ल शाह ने अपनी आंखें फैलाते हुए सोचा था। हाँ, मानता हूँ इन दिनों तुम्हारी धड़कनों पर बहुत जुल्म ढाया था, जिसका अफसोस आज भी है। लेकिन अब इतना ही इन पर प्यार निछावर करते हुए मदावा तो करता हूँ। इसकी आंखों से फिसलते आंसू को देखकर वो इन्हें अपने लबों से पीता मध्यम आवाज़ में बोला, जिस दिन तुमने मुझे फर्स्ट किस की थी, मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। मुझे लगा था मैं इस कमज़ोर लम्हे की जद में आता अपने साथ नाइंसाफ़ी भूल जाऊंगा। सिर्फ एक यही वजह थी जो तुम्हें खुद से दूर किया, और कसम से आज भी इस बात पर पछताता हूँ। तुम्हें इस रोज़ झटक कर खुद भी बहुत तकलीफ़ में रहा। तुम्हारी आंखों में टूटे कांच सी करचियाँ देखी नहीं गई थी मुझसे। इसकी खामोशी पर वो इसके होठ प्यार से चुमता मज़ीद गोया हुआ। अब वो धाड़ा नहीं, बल्कि मध्यम आवाज़ में इसका गाल सहलाता अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। और जिस दिन सेकंड किस की थी, इस रोज़ मुझसे इतनी नफ़रत महसूस हुई कि छोड़कर चले गए। वो रोते हुए भीगे लहजे में इफ्तिसार करने लगी। नहीं, कसम से नहीं। क्या तुम इस दिन के वो लम्हात भूल चुकी हो जब हमने वॉशरूम में गुजारे थे? क्या उस दिन तुमने मेरी शिद्दतों में नरमी और जुनून बेवक्त महसूस नहीं किया था? ऐज़ल शाह, बोलो, अपने ईमान से बताओ, क्या उस दिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा नरम नहीं हुआ था? क्या उस रोज़ तुम्हारे इस चेहरे पर बूसों की बारिश नहीं की थी? क्या तुम्हारे जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा छोड़ा था जिस पर अपने लबों की मेहर न लगाई हो? हाँ, तुम्हारी कमर के उस दिल पर बेरहमी दिखाई थी, और इस दिन तक दिखाऊंगा जब तक वो फना नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे वो मेरा रकीब महसूस होता है। लेकिन याद करो, काजिम शाह ने इस रोज़ तुम्हारे जिस्म को कितने प्यार से छुआ था।
वो उसके माथे के साथ अपना माथा टिकाता इसे वो लम्हात याद करवा रहा था जो इसने ऑस्ट्रेलिया रहते हुए भी पल पल याद किए थे। इसका एक एक लफ्ज़ सच था। इस रोज़ वाकई काजिम शाह की शिद्दतें, इसका रोमांस का अंदाज सब अलग था। अजल शाह वो लम्हे याद करती कुदरती तौर पर सुर्ख पड़ी थी, आंखों में हुनूस आंसू थे। बोलो, क्या उस दिन तुम्हें जी भर के प्यार नहीं किया था? तुम्हारी धड़कनों पर वो एक ज़रा सी सेफ्टी पिन चुभी थी और तकलीफ मुझे अपने सीने पर महसूस हुई थी। बोलो, क्या इस रोज़ तुम्हारी धड़कनों पर जो लम्स छोड़ा था वो एक मरहम साबित नहीं हुआ था? इसके रोने पर वो मजीद गोया हुआ, तुम खामोश हो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। इस रोज़ मैंने तुम्हें एक अलग अंदाज में चाहा, एक अलग अंदाज में तुम्हारे बदन पर अपनी लबों की महरें सबकी थी, क्योंकि उस रोज़ तुम पर टूट कर प्यार आया था। इतने दिनों से नफरत का ढोंग रचाते हुए इस दिन मेरी बस हुई थी। फिर जब तुम्हारे वजूद पर अपनी जमाशुदा तमाम शिद्दतें लुटाते खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। माँ बाप की बेएतबारी एक दफ़ा फिर से अपनी आंखों के पर्दे में लहराई। मेरे किरदार को जिस तरह से सब ने गलीज नज़र से देखा वो सब लम्हात आंखों के सामने आए। इस दिन मैं कमज़ोर पड़ा था क्योंकि निकाह का मजबूत रिश्ता मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल चुका था। अरे नहीं, मोहब्बत तो शायद तुमसे बचपन से थी, जिसे मैं सिर्फ अकीदत समझता रहा। तुम्हें याद है एक दफ़ा तुमने मुझसे पूछा था क्या तुम्हारे होने वाले शौहर से जालिस नहीं होगा, और मैंने किस तरह से धड़ल्ले से इनकार किया था कि नहीं, क्यों होने लगा जालिस। लेकिन मुझसे कसम ले लो, उस रोज़ मेरा दिल बुरी तरह से जला था। मैं अपनी कैफियत समझने से कासिर था, इसीलिए इनकार कर गया। लेकिन जेलसी होती बेहद होती है, इतनी के बयान से बाहर थी। लेकिन मेरे दिमाग की सुई कभी मोहब्बत तक नहीं आई थी, क्योंकि मुझे तुमसे अकीदत थी। तुम मेरे लिए काबिल एहतराम थी। शायद तुम हर वक्त मुझे मसीर थी, इसीलिए कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया था कि तुम्हारी बगैर ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन जिस रोज़ तुम्हें सही से महसूस किया, अपने तमाम तर जज्बात तुम पर लुटा दिए। इसी दिन तुमसे एक अलग होने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम मुझे पागल कर दोगी। मैं अगर मज़ीद तुम्हारे नज़दीक रहा तो रन मुरीद में आला मिसाल कायम करूँगा। जब मैं कुछ दिनों में तुम्हारा असीर हो गया तो अपने जुनून से डरने लगा, लेकिन जब तुम मुझे मसीर न रही तो मैं तुमसे दूर हुआ था। इस जुदाई से डरने लगा, खुद को 2 कश्तियों पर सवार करने लगा, और इस वक्त मैंने इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया था। काजिम शाह मध्यम गंभीर आवाज़ में एज़ल शाह के होठों को बार बार चूम कर इसे मोहब्बत का इकरार करते करते इश्क का इकरार करता उसे साकित कर गया। तो क्या इसे वाकई अपनी ओजी से बचपन से मोहब्बत थी? क्या उसकी जुदाई वाकई उसके लिए अपनी तकलीफ दा थी जितनी एज़ल शाह के लिए साबित हुई थी? क्या उसे वाकई एज़ल शाह से इश्क हुआ था? रोती हुई एज़ल शाह इसके अल्फाज पर साकित होकर सोच रही थी। इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रखने की देर थी जब आने वाले हर रोज़ के साथ साथ मेरे इश्क ने शिद्दत इख्तियार की थी। मैं इश्क की हर सीढ़ी पर कदम रखता चला गया। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी घड़ी होगी जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो या तुम्हारी ज़ात से फरामोश हुआ हूँ। तो मेरे दिल व दिमाग में इस तरह से रच बस गई थी, अगर मैं अपने सीने में मौजूद इस खून के लोथड़े और अपने सर में मौजूद इस खोपड़ी को निकाल भी देता तो भी तुम्हारी यादों के हिसार से ना निकल पाता। तुम्हारे इश्क ने ऐसा नचाया था कि तुम्हारे अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए दिल में ये अहद बनाया था कि अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बाप को दिखाऊंगा, इन्हें बताऊं मैं इनके पैसे के बगैर फ़कीर बनने की बजाय आज भी बिजनेस टाइकॉन हूँ। लेकिन तुम्हारे इश्क ने ऐसी बेड़ियाँ डाली कि तुम्हें यादों से निकलने को दिल ही नहीं करता था। तो तुमसे इश्क करने में मसरूफ़ था, बिजनेस खाक करता। वो मध्यम आवाज़ में इससे अपने इश्क का इज़हार करता एज़ल शाह की धड़कने सर पीट दौड़ा रहा था। ये कैसी मोहब्बत थी आपकी जो मेरे रोने सिसकने और गिड़गिड़ाने की परवाह किए बगैर अपनी अन्ना की खातिर मुझे छोड़कर चले गए? ये कैसा इश्क था आपका कि आपके पास मेरे मैसेज सुनने का भी वक्त नहीं था? वो भीगी आंखों से टूटे कांच की करचियों से बोली थी। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ उजी, ये मत समझना हमारे दरमियान हुए पिछले वाक़ये को दोहरा कर तुम पर कोई तंज कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें एक अपनी सिचुएशन समझाना चाहता हूँ। अगर हम ये सब क्लियर नहीं करेंगे तो हमेशा एक दूसरे से नज़रें चुराते फिरेंगे। तुमसे 18 साल ज़िंदगी में जो गलती हुई इस पर अगर तुम्हारे बाप और भाई तुम्हें इस हवेली से निकल जाने को बोलते, तुम्हें जायदाद से आउट कर देते, तुम्हारा इन पर और इनका तुम पर से सारा हक ख़त्म कर देते। इस रोज़ जो मज़हर शाह ने किया था, सारी सच्चाई सुनने के बाद और मज़हर शाह का इल्ज़ाम सुनने के बाद तुम्हें यही कसूरवार ठहराते, तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट करवा के तुम्हें कागज़ थमाते और कुछ रकम भीख के तौर पर दे देते और तुम्हें हुक्म देते कि बाकी ज़िंदगी जाके ऑस्ट्रेलिया में गुजारो। यही तुम्हारी सज़ा है। अपने ईमान से बताओ, क्या तुम्हारा मरने को दिल नहीं करता?
کیا تمہارا دل یہ نہ کہتا کہ نادانی میں ایک غلطی ہو گئی ہے؟ کیا لوگ مجھے ایک چانس بھی نہیں دے سکتے؟ اوزی، تم اپنے بھائی کے ایک تھپڑ سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ باپ کی چند دنوں کی بے رخی تم برداشت نہیں ہوئی ابھی کہ تم نے اس وقت غلط کیا۔ تم سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا، چاہے انجانے میں یا نادانی میں۔ تو میرا سوچو اوزی، میں نے تو وہ گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے تو پورے 29 سال سب سے بے لوث محبت کی تھی، سب کو بے لوث چاہا تھا۔ میرا کردار سب کے سامنے تھا۔ میں تو خود کو بڑا سپوت سمجھتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی کے مکین میرے بغیر کچھ نہیں ہے، میرے بغیر یہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا ان پر کوئی رعب ہے۔ چاہے میں نرم مزاج تھا، لیکن میرا ایک فیصلہ حویلی کے مکینوں کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، کیونکہ نرمی میں بھی میری ذات میں ایک رعب دکھتا تھا۔ سب مجھے سحر فہرست رکھتے تھے، محفلوں میں میرے کردار کی مثالیں دی جاتی تھی۔ میرا باپ مجھ پر جان چھڑکتا 29 سال کا ہو گیا تھا، پھر بھی میرے ناخن میری ماں کاٹتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ناخن خود کاٹنے کی عادت نہیں تھی، یا شاید میں نے خود کو عادت اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ یہ چھوٹے مومنٹس مس نہ کر دوں جو مجھے میرے اپنوں کے قریب رکھتے ہیں۔ لیکن بدلے میں دیکھو مجھے کیا ملتا ہے۔ یہ سب مجھے نہ کردہ گناہ کی ایسی سزا دیتے ہیں کہ میرا جسم زخموں سے چور کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی، میرا جگری، میرا شاہ، جس کے بغیر میں ایک قدم نہیں چلتا، وہ اور نہ وہ میرے بغیر ایک قدم چلتا تھا، اتنی بے اعتباری دکھائی کہ سینے پر بندوق رکھ دی۔ سینے پر بندوق کس کے رکھی؟ میرے اوزی، میرے سینے پر بندوق۔ تم جانتی ہو میرے سینے پر اگر اس بندوق سے نکلی گولی لگتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ایک وقت پر ہوئی تھی۔ ماں باپ نے بے اعتباری دکھا دی جو کاظم شاہ پر جان مارتے تھے۔ داجی جو ہر کام کرنے سے پہلے میرا فیصلہ پسند لیا کرتے تھے، مجھ پر بے اعتباری دکھا کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اپنے دماغ پر بندوق رکھ کر مجھے ایسے بلیک میل کیا، اپنے الفاظ سے ایسے دل ایسے چیرے۔ میں واقعی عزت کا لٹیرا ہوں۔ اب تم خود سوچو، میرے یہ تمام اپنے جو ہمیشہ عرش پر بٹھا کر رکھتے، اچانک اس بے قدر بے اعتباری دکھا کر مجھے منہ کے بل نیچے فرش پر پٹک دے تو کیا میں جیتے جی نہیں مروں گا؟ کیا میں اکیلا فیل نہیں کروں گا؟ اگر اس روز ارجن شاہ بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو میں جیتے جی ویسے ہی مر چکا تھا، لیکن شاید صورتحال میں خود کو گولی مار کر اپنی مدد آپ کے تحت مر جاتا۔ اس روز میری عزت نفس کچلی گئی تھی، میرے کردار کو سوالیہ نشان بنایا گیا تھا۔ مجھے لگا میرا اس حویلی میں کبھی کوئی رعب تھا ہی نہیں، میں تو کسی کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ جب آپ کے اپنے بے اعتباری دکھا کے منہ موڑ لیں، یہ غم چھوٹا نہیں ہوتا، قسم سے ہرگز چھوٹا نہیں ہوتا۔ شاید سننے والے کو یہ غم چھوٹا لگے، لیکن میں نے یہ سب محسوس کیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ غم کیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، میں جانتا ہوں یہ غم کیسے دماغ اور ٹانگوں سے مفلوج کر دیتا ہے، میں جانتا ہوں اس غم سے انسان کیسے نہ چاہ کے بھی بدلے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھو، یہ لوگ بنا تحقیق کیے تمہیں میرے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا تمہارے ساتھ جو زیادتی غصے میں نے برتی تھی، وہ زیادتی اصل میں نے نہیں، ان حویلی والوں نے تمہارے ساتھ کی؟ اب پوچھو کیسے؟ کاظم شاہ اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پر بار بار قابو پاتا مضبوط لہجے میں اپنے دل میں موجود ان 9 ماہ کا سارا غبار نکال رہا تھا۔ لہجہ کربناک تھا۔ ازل شاہ خاموش رہی، وہ صرف روتے ہوئے سے مزید سننے کی خواہش مند تھی۔ اس میں ابھی اس وقت کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھو، پہلے میرے اپنوں نے میرے ساتھ زیادتی کرتے مجھے میرے نہ کردہ گناہ کی سزا دی۔ اس وقت ان کی نظروں میں میں ایک وحشی درندہ اور تم ایک معصوم اوزی تھی، لیکن تمہارے اپنوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہارے ساتھ یہ کیسا انصاف کیا؟ تمہارا کیسا پیار اور کیسا مان دیا کہ تمہیں اس وحشی درندے کی نکاح میں دے دیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر تم واقعی مظلوم اور ایک وحشی درندہ ہوتا تو کیا تمہارے ساتھ ایک زیادتی نہ ہوتی؟ کیا تم یہ نہ سوچتی کہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے پرانی روایتوں کے مطابق آج پھر ایک لڑکی کو قربان کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ نہ کہتی کہ تمہارا قصور کیا ہے جو تمہیں ایک وحشی انسان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے؟ ایک ایسے انسان کے نکاح میں جو بنا نکاح کیے جب تم پر قابض ہو سکتا ہے تو نکاح کا پرمٹ ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنا حق وصول کرے گا؟ کیا یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ تمہارے اپنوں کو مجھے مار دینا چاہیے تھا یا خود مر جانا چاہیے تھا، لیکن تمہیں ایک وحشی درندے کے نکاح میں دے دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دے دیا۔ میں نے اس وقت رخصتی کی ڈیمانڈ کی، انہوں نے تمہاری رخصتی کر دی۔ کس لیے؟ صرف اپنے خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے، ایک لڑکے کو سدھارنے کے لیے کہ شاید یہ معصوم دیوی ان کے درندے بیٹے کو سدھار دے۔ اگر میں واقعی ایک وحشی ہوتا تو تمہارے وجود کو نوچ نوچ کر رکھ دیتا،
तो क्या तुम सारी ज़िंदगी खुद को अपने या अपने को माफ़ करती? नहीं, तुम कभी हमें माफ़ ना करती, अपने साथ हुई ज़्यादती को माफ़ ना करती। हाँ, मानता हूँ मैंने उस रात तुमसे हक लिया था, लेकिन उस पूरी रात को अपने जहन में दोहराओ ओज़ी, तो तुम्हें याद आएगा। गुस्से में भी सिर्फ 20 मिनट तुम्हें अपनी कुर्बत बख्शी, तुम्हारे आंसू देखकर तुमसे दूर हो गया। मैं गमों से चूर इंसान जो उस रात सफाकी की हद करना चाहता था, दरिंदगी की एक आला मिसाल कायम करना चाहता था, मैं पीछे हट गया, क्योंकि मैं जानता था ओज़ी इससे ज़्यादा बर्दाश्त करेगी तो मर जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे और मेरे साथ जाती हमारे अपनों ने नहीं की थी? क्या हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार नहीं किया था? अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता तो क्या निकाह की पहली रात तुम्हें अपनी शिद्दतों से जान से ना मार देता? तुम्हारे वजूद को अपनी बर्बरियत का निशाना न बना देता? तुम्हारे आंसू क्यों साफ करता? क्यों तुम्हारे ये लब प्यार से चुमता जिन्होंने इस रोज़ अपने अल्फाज से मेरी तजलील करवाई थी? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी? और अगर ना होती तो क्यों मुझे पाने के लिए आखिरी हद तक जाती? इस वक्त तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हें आखिरी हद बताई थी, तुम वो क्रॉस कर गई थी रोज़ी। क्या ये तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा नहीं थी? तुमसे मेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती थी। तुमने हवेली में अपना गुनाह इकरार किया। क्या ये तुम्हारी मोहब्बत थी? क्या ये तुम्हारा इश्क नहीं था? हम दोनों ने मोहब्बत और इश्क तो किया है ऐज़ल शाह, लेकिन हमारे अपनों ने हमारे साथ ज्यादती की थी। तुम मानो या ना मानो, हमसे ज़्यादा कसूरवार ये सब है। मुझ पर बेएतबारी दिखाई, तुम्हें एक वहशी दरिंदे के हाथों सौंप दिया। मुझे मेरे बाप ने इस रोज़ पहली दफ़ा थप्पड़ मार दिया। तुमने अपने गुनाह का इकरार किया तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये सब क्या था ऐज़ल शाह? अगर हम बिखर गए थे तो उन्होंने हमें समेटा क्यों नहीं? हमें मज़ीद बिखरने के मौके क्यों दिए? हम दोनों ने मोहब्बत और इश्क तो किया, लेकिन तरीका नहीं आया। जिस रोज़ तुमने मुझे बेगुनाह साबित किया, उससे आधे घंटे पहले मेरे बाप ने मेरे मुंह पर 2 फाइलें मार कर बोले, एक प्रॉपर्टी की, और जिसमें एक आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, एक में तुम्हारे कागजात है। रात के 2 बजे की फ़्लाइट है। ओज़ी, मुझे दुख कम पैसों का नहीं था, हिस्सा कम मिलने का कतई नहीं हुआ था। दुख तो हमेशा की तरह इनके अल्फाज पर हुआ था। वो बोले, बदकिस्मती से तुम जैसी दरिंदा सिर्फ औलाद का बदकिस्मत बाप हो। मैंने पैदा होते ही तुम मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? काजिम शाह, इस बात का दुख मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। और ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले गए, लेकिन ये भूल गए कि इनके ये अल्फाज सारी ज़िंदगी इनके बेटे के दिल में किसी खंजर की तरह बेबस रहेंगे। इन अल्फाज का दुख इसकी सारी ज़िंदगी रहेगा। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया, मैं इस हवेली में नहीं रुकूंगा जहाँ मुझे इस कदर डिग्रेड किया जाए। मैंने उनसे वादा किया था, मैं अगले 2 घंटों में पाकिस्तान से आउट हो जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद देखने को क्या मिलता है, मेरी बेगुनाही पर सब मेरे साथ हो जाते हैं, और तमाम अपने जो मुझ पर सफाकी और बेएतबारी की हद करते थे, वो मेरे गले लगने के लिए तरसते हैं। ये सब क्या था ऐज़ल शाह? क्या मैं कोई कठपुतली था जो इनके मुड़ने पर कहीं भी मुड़ जाता? क्या मेरे एहसासात नहीं थे जिन्हें मजरूह करते हुए किसी ने एक बार भी नहीं सोचा था? जब मेरा सबके गले लगने को दिल किया था, मुझे थप्पड़ जड़ दिया, सीने पर बंदूक रख दी गई। अब इनका मेरे गले लगने का दिल किया तो अपनी इज्जत निफ्स और अन्ना भाड़ में झोंक कर इनके मैं गले लग जाऊं? अभी 2 मिनट पहले मुझे रच के जलील करते हैं तो 2 मिनट बाद तुम्हारे साथ वही अमल दोहरा देते हैं। ये एक टास्क माहौल था जिससे मैं रिहाई चाहता था, क्योंकि अगर मैं इन सब से दूरी ना बनाता तो कभी भी अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क की पहचान ना कर पाता, या शायद मैं इश्क की सीढ़ी पर कदम भी ना रख पाता। इश्क में अगर हिजर के हिस्से में ना आए तो इश्क नामुकम्मल होता है ओज़ी। इश्क में हिजर लाजिम व मुलजिम है, चाहे वो कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। हिजर काटने से ही तो मालूम होता है कि हमारा इश्क कितने पानी में है। उस रोज़ जब सब मुझे बेगुनाह समझने लगे, सज़ा देने की बारी मेरी आई थी। उन्होंने जो बोया था वो काटने का वक्त अब इन पर आया था। अगर मैं उन्हें जुदाई की सूरत में सज़ा दान देता तो एक दफ़ा फिर मेरे साथ ज़्यादती होती ओज़ी, और मैं ज़्यादती सहते सहते थक चुका था। मैं भी सुकून चाहता था, मैं भी अपनी इज्जत निफ्स के साथ इंसाफ चाहता था। तुम्हारे पास रहता तो तुम्हें या अपने अपनों को कभी माफ़ ना कर पाता, क्योंकि मुझे लगता था इस हवेली में मुझसे ज़्यादा कोई मजलूम नहीं है, और मैं मजलूम नहीं बनना चाहता था। तुम्हारा जालिम शाह बनना मंजूर था, लेकिन इन हवेली के मकीनों के साथ कठपुतली नहीं बनना। तुम बोलती थी, तुम्हारे मैसेज सुनने का वक्त नहीं था।
तुम्हारी मुलाकात के अल्फाज भूलता तो तुम्हारे मैसेज सुनता ना ओजी। तुमसे कॉल पर बात करने के बाद तुम्हारे मैसेज सुनने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मालूम था तुम्हारे अल्फाज मुझे कमज़ोर करने की हर कोशिश करेंगे, मेरे दिल में तगानियाँ मचाएंगे। तुम्हारा एक वॉइस नोट सुनता था तो पूरा पूरा हफ्ता तुम्हारे इन्हीं अल्फाज के हिसार में गुजर जाता था। तुम्हारे अल्फाज का दर्द मुझे बार बार मेरे अपनों के पास लौट आने पर मजबूर करता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरे बर्दाश्त से ज़्यादा सज़ा दी थी तो मैं इन्हें इनकी बर्दाश्त से कम सज़ा क्यों देता। मैं अपने अल्फाज से तुम्हें तकलीफ़ देता सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरा इंतज़ार मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चाहता था कि मेरी दीवानी मेरा इंतज़ार करे। जिस रोज़ तुमने मुझे कॉल पर बोला तुम मुझे कोई फ़ोन या मैसेज नहीं करोगे, मेरे जिस्म से जैसे किसी ने रूह निकाली थी। तुमने बोला था नहीं मिलेगी कोई दीवानी ओजी शाह जैसी, और मुझे वाकई नहीं मिली कोई दीवानी अपनी ओजी शाह जैसी। 7 मुल्कों में घूम लिया लेकिन ओजी शाह जैसी कोई नहीं मिली। अभी काजिम शाह मजीद कुछ बोलने वाला था जब अफजल शाह ने जल्दी से उसकी बात काटी थी। क्या इन 7 मुल्कों में मेरे जैसे कोई ढूंढने गए थे? अगर मिल जाती तो क्या मेरी जगह किसी को दे देते? वो रोते हुए जलस अंदाज में इफ्तिसार करने लगी। काजिम शाह ने इतनी इंटेंस सूरत हाल में भी इसकी जलन महसूस करते अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी जगह किसी को दे देता तो क्या वो बेचारी तुम्हारी बद्दुआओं के ओज़ जिंदा रहती? वो इसे छेड़ने की गर्ज से इसकी नाक के साथ अपनी नाक मिलाता गंभीरता में बोला, मैं किसी को बद्दुआ न देती, आपसे इश्क किया था। अगर वो लड़की आपके लिए बाहर से सुकून होती तो मैं अपने इश्क की तौहीन करते हुए आपको या आपकी दूसरी बीवी को बद्दुआ क्यों देती? इल्ज़ाम मत लगाए मुझ पर। वो रोते हुए दबी दबी आवाज़ में चीखती अपना चेहरा इससे दूर कर गई। तुम देती अफजल शाह, ना चाहते हुए भी देती या उसे कत्ल करने की ख्वाहिश करती, क्योंकि औरत अपने पसंदीदा मर्द की ज़बान से किसी दूसरी लड़की का जिक्र बर्दाश्त नहीं करती। साथ तो दूर की बात है। वह इसके आंसू अपने होठों से चुनता मबम सा मुस्कुरा कर गोया हुआ, आप सफ़ा के जानते थे ओजी आपकी बिगड़ नहीं रहेगी, फिर भी मुझे जुदाई की सज़ा दी। मुझे साथ भी तो ले जा सकते थे ना? वह हिचकियों के दरमियान बोली, तुम्हें साथ ले जाता तो मुझे बेगुनाह साबित करने के बाद भी तुम मुझसे नज़रें मिलाने से डरती, मुझसे नज़रें चुराई जाती, और मुझे ये सब मंजूर नहीं था। तुम्हारी नज़रों में मज़ीद शर्मिंदगी मेरे दिल को कचूके लगाती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वजह से अपनों को दूर हुआ हूँ? मुझे मनाने की ज़िद करती कि माफ़ कर दो अपनों को, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता था वो इतनी जल्दी माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि वो सब मैंने बर्दाश्त किया था। तुम्हारा गम और मेरा गम एक जैसा नहीं था ओजी। काजिम शाह ज़ख्मी लहजे में बोला, हाँ आपका गम और मेरा गम एक जैसा नहीं था, क्योंकि आप एक प्रेग्नेंट औरत की तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते। इन 9 माह जो तकलीफ़ मैंने उठाई है वह आप महसूस नहीं कर सकते। मेरे भी मूड स्विंग्स होते थे, मेरा भी दिल करता था कोई मेरे नखरे उठाए, मुझसे पूछे कि मैंने क्या खाना है, और अगर मैं कुछ गलत खाने का बोलूँ तो प्यार से डांटे, नहीं ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मेरा भी तो दिल करता था कोई इस हालत में हर रोज़ मेरा माथा चूमे, डिलीवरी को लेकर मेरे तमाम खदशात सुने, मेरा हाथ पकड़कर मुझे यकीन दिलाए कि डिलीवरी परसुकून तरीके से हो जाएगी, हमारा बच्चा खैर खैरियत से इस दुनिया में आएगा। मैं हर रोज़ इंतज़ार करती थी। आज तो आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी और आप आ जाएंगे। हाँ मैं थोड़ी नाराज़गी दिखाऊंगी, पिछले महीने कहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद ठीक हो जाऊंगी ताकि आप फिर से नाराज़ होकर ना चले जाएं। लेकिन आप नहीं आए। यहाँ आना तो दूर, फ़ोन पर मेरा हाल भी नहीं पूछा कि ज़िंदा हूँ या मेरा इंतज़ार करते करते मर। वो अजियत से हिचकियों से रोते हुए इसके सीने पर मुक्के मारती, इसे खुद से दूर करने की तगोदो कर रही थी। जब इसके इस तकलीफ़ दे अल्फाज मजीद ना सुनने गए तो इसने खुद पर से झुकाकर इसके लबों पर लब रख गया। वो बेहद नरमी से इन होठों को चूमता, इसके बालों में अपने दोनों हाथ फंसाते हुए इसे अपनी तरफ खींचता मजीद खुद में भींच रहा था। वो हिचकियों से रोते हुए इसे अपने होठ आज़ाद करवाने की तगोदो करने लगी। वो इन्हें आज़ाद करने की बजाय फिर से करवट बदल कर इसके ऊपर आता इन्हें भरपूर अंदाज में चूमने लगा। इसके बलाई लब को अपने दोनों होठों में उलझाए उसे सांस बहाल करने का सारा मौका दिए। वो अब की बार अपनी पूरी शिद्दत से इन होठों में अपने रंग में रंगने लगा। अफजल शाह ने रोते हुए अपनी आंखें मींची थी। वो बंद आंखों से उसका लम्स महसूस करने लगी। इसका ये लम्स महसूस करने के लिए वो कितना तड़पी थी। हर रात तड़प तड़प कर गुजारती थी, लेकिन वो मसीर नहीं था। आज मसीर भी था तो प्यार भी टूट के कर रहा था, लेकिन ओजी शाह पहली वाली ओजी नहीं रही थी। ये तो कोई टूटी बिखरी सी लड़की थी जिसके एक गुनाह ने उसकी जान आज़ाब बनाई थी। इसे आंखें मीच कर रोते देखकर वह इसके लब नरमी से अपने होठों से दबा कर आज़ाद करता, इसके गाल बार बार अपने होठों से चूमने लगा। इसके आंसू पीते इसकी नीली आंखों को बेहद नरमी से चूमता इसके माथे पर अपने लब रख गया। तो तुम भी अपनों के दरमियान थी ओजी,
मैं जानता था मेरे जाने के बाद ये सब कुछ दिन तुमसे नाराज़ रहेंगे, लेकिन खून ने कशिश मारनी थी। हर किसी ने तुम्हें लेकर बेहिस नहीं बनना था। तुम्हें किसी न किसी को प्यार तो मिलना था, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं था, कोई रिश्ता भी नहीं था। तुमने तो फिर अपने बच्चे को अपने पेट में रखते ये कीमती लम्हात महसूस किए हैं। मैं तो इन लम्हात से भी लुत्फ़ नहीं उठा सका। मैं तो तुम्हारा पेट चूम कर अपने बच्चे की मोमेंट भी महसूस नहीं कर सका। तुम बोलती हो मैं बेटे के लिए वापस आया हूँ, या इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़रूरियात या तुम्हारे बदन की तलब खींच लाई है। लेकिन मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता था तुम मेरी दीवानी हो तो सारी ज़िंदगी मेरी दीवानी बनती। यूं ही हर रोज़ मुझे फ़ोन और मैसेज करोगी। यार मैं तो नाराज़ था ओज़ी, मैंने थोड़ा बहुत भरम दिखाना था ना, लेकिन मैं नहीं जानता था ये भरम दिखाते हुए मैं तुम्हें इतना खफा कर दूंगा। एक दिन हिम्मत करके तुम्हारे तमाम बाकिया मैसेज देखने चाहे तो मालूम हुआ तुम डिलीट कर चुकी हो। इस कदर नाराज़ हो गई कि इंस्टा और एफबी अकाउंट भी डिलीट कर दिया। मुझे गुस्सा आया था, बहुत आया था कि मेरी दीवानी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इस दिन 9 माह इस आग में जलता रहा कि आखिर क्या होगा इन मैसेज में। आज भी नहीं जान पाया कि तुमने इन मैसेज में क्या बोला था, लेकिन अगर तुमने इनमें मुझे अपनी प्रेगनेंसी का बताया था तो कसम ले लो मुझे इतना सा भी इल्म नहीं था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। जब मैं हिजर काट काट कर थक गया तो वापस आने के बहाने तलाश करने लगा। यकीन करो एक रात भारी पड़ी थी, लेकिन मर्द था यार। पहले ही इज्जत निफ्स की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। इस दफ़ा अपनी इज्जत निफ्स को कुचलने का दिल ना किया। एक दिन यूं ही तुम्हारी याद में तड़पता हुआ खुद को तकलीफ दे रहा था, जब अचानक से मेरे फ़ोन पर कॉल मसूल हुई। मैंने तुम्हारी यादों में खोए हुए वो फ़ोन उठा लिया। शायद तुम सबकी दुआएं कबूल हुई थी जो मैंने नंबर देखे बगैर फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर दाजी थे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, वापस आ जाओ। मैं फिर भी अन्ना और जिद का भरम रखने लगा, लेकिन जब बात बाप पर आई तो रहा ना गया। वो कहने लगे कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है, वो बीमार रहने लगे। इस जुमले ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी। मेरा बस चलता तो इसी वक्त बाप के पास उड़ कर पहुंच जाता। कैसी नाराज़गी, कौन सी नाराज़गी, कुछ याद नहीं रहा। सिर्फ ये याद था कि मेरा बाप तकलीफ़ में है और मैं बेखबर रहा हूँ। लानत है काजिम शाह तुझ पर। 29 साल इस इंसान ने तुझसे बेलौस प्यार किया तो क्या हो गया जो 1 साल जलील करवा दिया। ऐसी सगी औलाद तो नहीं करती। अल्लाह जाने मैंने इस वक्त खुद को इतना इमोशनल क्यों किया था। शायद मुझे एक बहाना मिला था वापस आने के लिए, क्योंकि बाबा जान तो ठीक हो चुके थे। फिर मेरी तड़प क्यों हद से ज़्यादा थी। मैंने उस दिन पाकिस्तान की फ़्लाइट करवाई थी। यहाँ पर इज्जत निफ्स को थपक थपक कर सुलाया जिस हवेली से बाप ने निकल जाने को बोला। मैं तो सिर्फ बेटा होने का हक अदा करने वापस जा रहा हूँ, लेकिन दिल की बात तो सिर्फ खुदा जान सकता है ना। और मेरा ये खुदा जानता है मैं तुम्हारे इश्क में तड़पता हुआ पाकिस्तान आया था। ये बहाना मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। शाह काफ़ी दफ़ा मुझे मनाने आया, मैं सामने नहीं जाता था क्योंकि मैं जानता था वो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती मना कर ले जाएगा। लेकिन मैं तब जाने चाहता था जब सबके साथ साथ मेरी भी बस हो जाए। अगर तो तुम्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये 9 माह ऐश करते हुए गुजारे तो तुम्हें गलत लगता है ओजी। ये 9 माह मुझ पर बहुत भारी पड़े हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। सिगरेट नोशी की इस कदर इंतहा कर दी थी कि खुद से एक नशीली फीलिंग्स आती थी। तुम्हारी कुर्बत में गुजारे गए लम्हात याद करके मेरी जो हालत होती थी वो नाकाबिल बयान थी। तुम्हारे साथ गुजारा वो आखिरी रोज़ मैं कभी नहीं भूलता था। वो दिन हर लम्हा मेरी तड़प बढ़ाता था। तो मैं नीचे पिल्लर के पास की गई वो किस, आखिरी किस मैं कभी नहीं भूला था, क्योंकि इस किस ने मेरी तिश्नगी में बेहद इजाफा किया था। तुम्हारे अल्फाज पीछे नहीं छोड़ते थे। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं ऑस्ट्रेलिया बिजनेस सेट करने की बजाय आशिक बनने गया था। पाकिस्तान ने मुझे जालिम और सफाक बनाकर भेजा था तो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे तुम्हारा आशिक बनाकर लौटाया है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट मिस हुई तो मैंने यूं ही इंस्टा खोल कर स्क्रॉल करने लगा। छोटे शाह के प्रोफाइल पर एक बच्चे के हाथों पैरों की तस्वीर देखकर मैंने बिना पलके झपकाए साकित रहा। मैं समझ ना सका ये बच्चा किसका है, लेकिन दिल धड़कता हुआ सीने की दीवारों के साथ पटकता रहा। मैं इस तस्वीर को पूरी रात देखता रहा और फिर जब वापसी की फ़्लाइट हुई उस रोज़ भी मैं बेखुदी में वो तस्वीर देखता रहा। मुझे पाकिस्तान अपनी हवेली आहन शाह की बातों से मालूम हुआ कि एक बच्चे का मैं बाप बना हूँ। वो बच्चा जिसके हाथ पैर में पागलों की तरह जुम करके देखता रहा हूँ वो अजमीर काजिम शाह का है, मेरा मीर।
बाप बनने का एहसास कैसा होता है, काश मैं वो बयान कर सकता। काश। जानती हो, इस वक्त दुनिया रुकती हुई महसूस हुई थी। सबसे पहले ख्याल तुम्हारा आया, क्या तुम ठीक हो? मेरी छोटी सी ओजी जो खुद मेरा बच्चा है, वो मेरे बच्चे को जन्म देने के बाद जिंदा रही होगी। इसने कितना पुकारा होगा मुझे, इसे कितनी तकलीफ हुई होगी, इसने पिछले 9 माह कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी। तुमसे मुलाकात के बाद जब तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग करने लगा तो गले में आंसू का फंदा सा अटका था। मर्द था, कमज़ोर पड़कर सरेआम रोना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर कब तक कंट्रोल कर सकता। तुम्हारी ड्रेसिंग करने के बाद वॉशरूम में हाथ धोने के बहाने नहीं, बल्कि रोने बहाने गया था। अब बोलोगी मैं तो जालिम हूँ, मैं भला कैसे किसी के लिए रो सकता हूँ? तो सुनो मेरी बात, ये इंसान जिसे तुम पत्थर दिल और जालिम समझती हो, वही 9 माह में तुम्हारे लिए हर रात रोया है। तुम्हारी जुदाई ने मुझे तड़पा तड़पा कर रुलाया है। ये सिर्फ मैं, मेरा तकिया और मेरा खुदा जानता है। मैं इन हिजर की घड़ियों में अपने इश्क के लिए कितना रोया हूँ। मैं तो तब भी नहीं रोया था जब अपनों की बेएतबारी सही थी। तुम मुझे रुला गई अज़ल शाह, और इतना रुला गई कि खुद से लड़कियों वाली फीलिंग आने लगी। हर्ट तो मैं भी बहुत हुआ हूँ, लेकिन मैं मर्द हूँ, शायद इसीलिए किसी को मेरी तकलीफ़ इतनी महसूस नहीं होगी जितनी तुम्हारी होगी। और तुम्हारी तकलीफ़ छोटी नहीं है। तुमने जब से मेरा बच्चा पैदा किया है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहतराम मज़ीद बढ़ गया है, अकीदत मज़ीद बढ़ गई है, मोहब्बत इंतहा पर पहुँच चुकी है, इश्क ने मज़ीद एक मंजिल तय कर ली है। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त एक औरत को अपने शौहर की कितनी ज़रूरत होती है, तो मैं तुमसे दूर रहने का गुनाह कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं इकरार कर सकता हूँ यहाँ मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती कर गया। मैं इकरार करता हूँ यहाँ मैं अपनी ओजी को बर्दाश्त के लेवल के साथ खेल गया, जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे मेरे बच्चे से पूरे 9 माह गाफिल रखते हुए दी थी। अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी कि मैं इन खूबसूरत लम्हात में से एक भी महसूस ना कर सका। अगर अल्लाह चाहता तो मैं उसी रोज़ तुम्हारे पास पहुंच जाता जिस दिन तुम डिलीवरी हुई थी, या तो तुम सबके मैसेज और कॉल वक्त पर देख लेता। लेकिन अल्लाह ने मुझे सज़ा दी, मेरी फ़्लाइट डिले करवा दी, ताकि मैं अपने बच्चे को सबसे पहले अपनी बाहों में ना महसूस कर सकूं। तुम्हारी डिलीवरी के दौरान हम तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे माथे पर बूसा ना दे सकूं। वो इसके माथे के साथ अपना माथा टिकाए एक लफ्ज़ शिद्दत भरे अंदाज में बोलता। अजियत से अपनी आंखें मीच गया, वजह इसके आंसू थे। वो इसकी बाहों में टूट के रो रही थी। मैं अपने साथ हुई ज्यादती के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, चाहे आप मुझसे इश्क करें या इश्क पर मिक्स, आई डोंट केयर। इसके लबों को सिलकता लम्स अपने चेहरे पर महसूस करती। अज़ल शाह का चेहरा खुद से दूर करती, अपने आंसू साफ करते मासूमियत से कराई। वो इतने प्यारे अंदाज में ये 2 जुमले बोली थी कि वो बेसाख्ता इसके सुर्ख होठों को खुमार आलूद निगाहों से देखने लगा। इसने इस कदर क्यूट अंदाज में इश्क प्रोमिक्स बोला कि वो इस वक्त इसके होठ चूम गया। माफ़ मत करो, तुम्हारे पास क़यामत तक का वक्त है, मुझे माफ़ मत करना, क्योंकि मेरा ये गुनाह नाकाबिले माफ़ी नहीं है। मैं तुम्हारी हामला हालत में तुम्हारी केयर नहीं कर सका, ये जुर्म छोटा नहीं है। अगर मेरे मीर को बड़े होकर मालूम होगा कि उसका बाप इन नाजुक घड़ियों में भी उसे महसूस करने की बजाय इससे और इसकी माँ से दूर रहा, तो यकीनन वो भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हमारे दरमियान ये तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। एक दूसरे के लिए दिल में जो बदगुमानी के बादल है वो झट जाए। इस गुनाह के लिए माफ़ कर दो। वैसे भी मुझसे बात कर लिया करो, नाराज़ रह लो, गुस्सा भी दिखा लो, लेकिन एक कमरे में रहते हुए ज़बान पर ताला मत लगाओ। जिस तरह से मीर के साथ हंसती हो तो थोड़ा सा मेरे साथ भी हंस लिया करो, दिन अच्छा गुजरेगा। इसे गुस्से में आते देखकर वो इसके आंसू प्यार से अपने हाथ की पूरों से साफ करता, नरमी से उसे डील करते हुए इसकी गर्दन प्यार से चूमने लगा। मेरे साथ इतने अच्छे मत बने, अभी भी जाएं, मूव ऑन करें, क्योंकि आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, और एक ऐसी बीवी की तो बिल्कुल नहीं जो पढ़ाई से दूर भागती हो। और जब मैंने अपने पेपरों की तैयारी खुद करके 2nd ईयर पास कर ली है तो ओजी याद आ गई। वो फिर से हिचकियों से रोती इसका चेहरा अपनी गर्दन से हटाने की तगोदो करने लगी। इसके इस मासूम से गुस्से पर वह एकदम से थोड़ा सा नीचे झुककर इसकी धड़कनों पर भरपूर अंदाज में जसारत करने लगा। अपनी धड़कनों पर इसके हाथों और लबों का लम्स महसूस करती अज़ल शाह बेसाख्ता इसके कंधे थाम गई। चेहरा शर्म सुर्ख हुआ था। इसकी धड़कनों को अपने हाथों से बेबाकी से छूता वो चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन एक ऐसी बीवी की तो ज़रूरत है जो मेरी दीवानी हो और जिसका मैं आशिक हूँ, वो प्यार से बोलता। इसकी कमर में हाथ डालकर उसे बेड से थोड़ा सा उठाता, अपने सीने में भींचकर उसकी धड़कनों की नज़ाकत महसूस करने लगा। वो इसके इस अंदाज पर पहले से ज़्यादा सुर्ख पड़ी थी। रोने की वजह से चेहरा तो पहले ही सुर्ख हो रहा था, जिस पर तसाद कोस कज़ा के बिखरे रंग इसकी खूबसूरती में मज़ीद निखार पैदा करने लगे। छिल्ला कब ख़त्म होगा तुम्हारा?
इसके सुर्ख पड़ते देखकर वो आंख विंक करता बेबाकी से इफ्तिसार करने लगा। वो रोते हुए सटपटाई, अपने चेहरे को संजीदा बनाती वो इसके हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। वो मजीद इसे खुद के करीब कर गया। ये मत समझना तुम्हारे जिस्म तक रसाई हासिल करने के लिए ये सब क्लियर किया है। मैं तुम्हारे नज़दीक तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद रजामंद नहीं होगी। मैं नहीं जानता था कि निकाह की रात तुम्हारे नज़दीक आने पर तुम मुझसे अब तक बदगुमान रही होगी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी रजामंदी से तुम्हारे जिस्म में उतरूंगा। लेकिन हाँ, मेरे लबों और घातों की गुस्ताखियों को रोकने की गलती तुम नहीं करोगी, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो एकदम से संजीदा होता मजीद गोया हुआ ताकि वो इसकी बेबाक बात सुनकर फिर से बदगुमान ना हो जाए। वो तो ऐसी बातें उसे शर्माने पर मजबूर करने के लिए करता था। दूसरी औरतों से बातें खत्म नहीं होती, बच्चे के कपड़े लाए नहीं जाते, आए हैं इश्क करने। इसे संजीदा होते देखकर वो एकदम से खुद से दूर करती बेड से उठते हुए बड़बड़ाई थी। आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि वह आसानी से सुन सके। काजिम शाह इस पर अपनी गिरफ्त हल्की कर चुका था, इसीलिए तो वो इसके पहाड़ वजूद को खुद से हटा पाई थी। वो इसके नाज व अंदाज देख कर रह गया। अभी वो जोर जोर से रो रही थी, अब मुंह के जाविये बिगाड़ती खुद से गुस्से से मुखातिब। वो बेहद क्यूट लग रही थी। वो इसके तकिए के पास पड़ा अपना दुपट्टा हाथ बढ़ाकर पकड़ने लगी। जब वो इसका हाथ ही पकड़कर इसे अपने सीने पर गिराकर 2 से 3 दफ़ा करवट बदलता इसके चेहरे पर अपनी घनी बियर्ड मूछें रगड़ने लगी। लगा होना चाहिए था, लगी लिखा है। मूछें रगड़ने लगा। इसके गालों पर अपनी बियर्ड रगड़ने के बाद वो नीचे की तरफ बढ़ता इसकी गर्दन पर अमल दोहरा रहा था। अफजल शाह को इस अचानक आफताब पर गुदगुदी सी महसूस हुई। वो अपना निचला लब दबाकर अपने चेहरे के तासिरात सपाट बनाती अपनी मुस्कुराहट रोकने की भरपूर तगुदो करने लगी। वो जाराना अंदाज में इसके चेहरे और गर्दन पर अपनी घनी गोल्डन बियर्ड रगड़ रहा था, जिस पर ना चाहकर भी मुस्कुराहट बार बार इसके लबों का हिस्सा बन रही थी। लेकिन वो मुस्कुराना नहीं चाहती थी। जितना उसने उसे तड़पाया था वो बदले में उसे इतना ही तड़पा के माफ़ी देना चाहती थी। किस दूसरी औरत से बात की है मैंने? इसे अपनी मुस्कुराहट रोकते देखकर वो इसके गाल जोर से चुमता आइब्रो झुकाकर गोया हुआ। अजमेर शाह और कैटी अपना रोमांस झाड़ते कब के सो चुके थे, वरना इन दोनों को इतनी एक दूसरे के करीब कतई बर्दाश्त ना करते। पता नहीं वाकई घुमाकर संजीदगी से गोया हुई। अब इसका दिल रो नहीं रहा था। इन गिलो शिकवों के बाद दिल में जैसे सुकून सा उतरा था। इसके जेलस अंदाज पर वो अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया। वो कुछ समझ गया था। अभी कुछ देर पहले वो ऑनलाइन मीटिंग में औरतों से भी मुखातिब था, शायद वो इन पर चोट कर रही थी। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। इसकी कमर के गिर्द अपना हाथ बांध के बेड से उठा था इसकी शहरक को हौले से दांतों में दबा के गोया हुआ है। नीचे उतारे, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, वो गुस्से से बोली। इसे इसके याद करवाने पर याद आया था कि इसकी हवेली में भी कोई शादी आने वाली है और उन्हें शॉपिंग की ज़रूरत है। लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है स्वीटहार्ट। बस के लबों पर अपनी मूछें रगड़ कर प्यार से बोलता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते देखकर वो सटपटाई थी। इस दिन वाला मंजर आंखों के पर्दे में लहराया जब वो इसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया था। अजमेर रोएगा, मुझे नहीं जाना, वो दांत पीस कर बोलती उसके सीने पर मुक्के चढ़ने लगी। अजमेर का रोना बनता भी है स्वीटहार्ट, बिकॉज हिज डैड इज़ बैक विद अ बैंग, वो कहका लगा कर बोलता हुआ इसे आंख विंग करते अपने सीने में भीजता ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। दरवाज़ा ठक से बंद करता अफजल शाह रूहान सी होती अपने हाथ पैर चला के नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ढीठों की तरह इसे अपने होठों में लॉक करता अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसकी मज़ामत नज़रअंदाज करता उसे शॉपिंग पर जाने के लिए खुद तैयार करता। वो इसे उठाए 10 मिनटों में ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था। वो इसे गुस्से से खूंखार नज़रों से देख रही थी। वो इस वक्त डार्क ब्राउन फ्रॉक में मलबूस, खुद पर काली कढ़ाई वाली बड़ी सी चादर लिए काजिम शाह की बाहों में मौजूद थी। शॉपिंग तो मैं अपने बेटे के अकीके की भी बहुत की थी, लेकिन अफसोस जब आप मेरा और वो स्पेशल दिन बर्बाद कर सकते थे तो मुझे आपसे अभी भी कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है। यकीनन मेरे लाला की शादी भी मुझे रो धोकर गुजारनी पड़ेगी। वह इस पर गहरा तंज करती दबे दबे गुस्से से गोया हुई। रोए तुम्हारे दुश्मन, हम क्यों रोए? हम तो लविंग और आइडियल कपल हैं। वह इसकी अकल पर अफसोस करता उसके माथे पर लब रखते इसे अपनी बाहों से नीचे उतारता सोई हुई कैटी को एहतियात से अजमेर से दूर करता उसके जागने से पहले ही अजमेर को थपकते हुए अपने बाजू में उठा गया।
सॉरी इस दिन के लिए। मेरी इंटेंशन तुम्हारा दिन खराब करने की बिल्कुल नहीं थी, और अगर तुम बोलो तो हम फिर से अकीका कर लेंगे। वो एक बार फिर से अफजल शाह के पास आकर उसकी गर्दन अपने बाजू का हिसार बांधता दरवाजे की तरफ बढ़ते नरमी से बोला। वो आंखें घुमाती से चेहरा मोड़ गई। काजिम शाह इसके अंदाज पर तासिफ से सर हिलाता अपने गोल गप्पे को हौले से चुमता बाहर की तरफ बढ़ा। अजमेर शाह को मॉम को थमाने के बाद वह अफजल शाह को शॉपिंग पर ले जाने का इरादा रखता था। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें अफजल शाह और जो काजिम का जो कैरेक्टर है, अगर देखा जाए तो इसमें काजिम शाह के साथ तो नाइंसाफ़ी तो हुई है। अफजल भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ अब कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी कोई नहीं, आपको क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो जिन लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बोलती हूँ चैनल भी याद से सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।